राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कलयुग का श्रवण कुमार, एक बूढ़े माँ बाप की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। पत्नी का नाम शांति और पति का नाम रघु था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों ना तो ज्यादा अमीर थे और ना ज्यादा गरीब, और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। रघु और शांति की कोई संतान नहीं थी। उनके पास हर खुशी होने के बावजूद भी एक खुशी की कमी रह गई थी। रघु एक वन में अभयारण्य के अंदर गाइड की नौकरी करता था, जहां वो अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को अभयारण्य की सैर कराता था। अक्सर वह जो रघु अपने काम पर चला जाता था और शांति घर में अकेली रहती थी। वह घर के अकेलेपन को देखकर हमेशा अच्छा महसूस नहीं करती थी। उसे अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अलग अलग अपने पसंद के कार्य करने शुरू कर दिए, लेकिन उससे भी उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। रघु जब शांति का यह अकेलापन महसूस करता तो तब वह उसका अकेलापन दूर करने के लिए हफ्ते में एक बार उसे अपने साथ जो घुमाने के लिए ले जाया करता था अभयारण्य में। लेकिन शांति का इससे कुछ हद तक मन संतुष्ट हो जाता था, लेकिन संतान नहीं होने के कारण शांति का मन हमेशा दुखी रहता। कैसे रहता भी कैसे नहीं, अगर घर में कोई बच्चा ना हो तो किसका मन नहीं करता उसे खिलाने के लिए, किसका मन नहीं करता अपने बच्चे को दुलारने के लिए, और संतान ना होने के कारण उसका दुखी रहना भी जायज था। आखिरकार वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ सालों बाद शांति ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के चेहरे पर जितनी मुस्कान थी उससे कहीं ज्यादा शीला और रघु के चेहरे पर खुशी छाई हुई थी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस घर में जहां पहले शांति और रघु के होने के बावजूद भी एक सन्नाटा सा छाया रहता था, उसने अब उस बच्चे की किलकारी का रूप ले लिया था। उस बच्चे की आवाज थी ही ऐसी कि शांति उसे कभी अपने से अलग नहीं करती थी। वह सारे दिन जब रघु घर पर नहीं होता था तो उसे खिलाती रहती थी, और शाम को जब रघु आता तो वह भी उस बच्चे को खिलाने लग जाता था। शांति और रघु ने अपने बच्चे का नाम श्रवण रखा था। जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को 2 टोकरियों में बिठाकर सारे तीर्थों के दर्शन करवाता है। शांति और रघु के प्यार का ही असर था कि श्रवण हंसते हंसते आज 6 साल का हो गया था। रघु और शांति से श्रवण को स्कूल जाने की बात कह रहा था, क्योंकि श्रवण इतना समझदार हो गया था कि वह अपने आप ही लिख और पढ़ लेता था। लेकिन इतने पढ़ने से उसका कुछ नहीं होता। उसे जो ज्ञान मिलना था वह स्कूल से ही मिलना था। रघु शांति से कहता है, शांति आज तुम श्रवण को तैयार करो, मैं उसका दाखिला करवाने स्कूल जा रहा हूँ। शांति रघु की बात सुनकर उदास हो जाती है और उदासी के साथ कहती है, ए जी आप श्रवण को इतनी जल्दी स्कूल क्यों भेज रहे हो? 1 साल और ठहर जाइए ना। रघु अब सोच में पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसको शांति की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। रघु मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा 1 साल और? तुम जानती हो ना शांति, हमारा श्रवण कितना बड़ा हो गया है, उसे अब स्कूल में पढ़ने जाना ही पड़ेगा। शांति कहती है, ए जी श्रवण अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो अपनी माँ से दूर रह सके। जहां तक बात पढ़ाने की है तो उसे मैं घर पर ही पढ़ा सकती हूँ, फिर उसे स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? रघु चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रही हो शांति? मुझे भी पता है तुम इसे घर में पढ़ा सकती हो, लेकिन जब यह बाहर निकलेगा नहीं तो कुछ सीखेगा कैसे और अपने सपनों को कैसे साकार करेगा? अगर ये स्कूल जाएगा तो बहुत कुछ सीखेगा जो यह घर पर नहीं सीख सकता। शांति बार बार रघु को मना कर रही थी, लेकिन रघु था कि उसकी एक नहीं सुनता और बोला, माँ होती ही ऐसी है, वो अपने बच्चे को कभी खुद से अलग नहीं रख पाती।
माँ को हमेशा यह लगता है वह अपने बच्चे को पढ़ाकर इतना काबिल बना सकती है कि उसे समाज में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपने पति की जिद के आगे शांति को हार माननी पड़ी, क्योंकि वो भी श्रवण को एक सफल आदमी के रूप में देखना चाहती थी। आखिरकार शांति रघु की बात मान लेती है और वो श्रवण को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाती है और रघु श्रवण को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला देता है। इस तरह अब श्रवण स्कूल जाने लग गया और वो कब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है पता ही नहीं चलता, मानो कल की ही बात थी। श्रवण पहली बार स्कूल गया था और आज वो अपनी पढ़ाई पूरा कर चुका था। श्रवण पढ़ाई स्कूल की पूरी करने के साथ साथ अब 19 साल का युवा लड़का बन गया था। वो अब आगे की पढ़ाई के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी जाने का ख्याल करता है, क्योंकि उसे उसके सहपाठियों ने यह कह दिया था कि बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाती है और नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए श्रवण अपनी माँ और पिता से अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने की जिद करता है। श्रवण अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। शांति कहती है, जरूरी बात करनी है, क्या बात है बेटा? श्रवण कहता, वो माँ मुझे ना डॉक्टर बनने के लिए आगे की पढ़ाई करनी है। तो शांति बीच में ही बोल पड़ती है, वाह मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा कर लेना पढ़ाई, हमने कहाँ रोका है तुम्हें, हम तो चाहते हैं कि तुम एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनो। श्रवण कुछ हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ माँ, पर मैं जानता हूँ आप मुझे पढ़ाई के लिए नहीं रोकोगी। पर माँ, इतना कहते ही श्रवण चुप हो जाता है। तो शांति कहती है, तो पर क्या बेटा? श्रवण कहता, वो माँ मुझे ना आगे की पढ़ाई के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना होगा, जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो पूरे दूसरे शहर में है। मैंने पिताजी से तो पूछ लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है तुम्हें तुम्हारी माँ से पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है। माँ, पिताजी तो मान गए हैं, पर आपकी आज्ञा चाहिए थी। शांति श्रवण की बात सुनकर उदास हो जाती है और कहती है, बेटा तुझे वहां पढ़ाई करने के लिए जाना जरूरी है क्या? क्या तू यहाँ पर रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता? शांति की ये बात सुनकर श्रवण इतना तो समझ गया था कि उसकी माँ उसे दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए मुश्किल ही भेजने वाली है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को मनाते हुए नरम लहजे के साथ कहता है, माँ क्या आप नहीं चाहती आपका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बने? शांति श्रवण की तरफ नम वाली आंखों से देखते हुए कहती है, कुछ नहीं, चुप हो जाती है। श्रवण अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, वैसे भी माँ कुछ ही सालों की बात है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाऊंगा। तो शांति कहती है, वो बेटा तेरा वहां पर ख्याल कौन रखेगा? श्रवण शांति के सवाल का जवाब देते हुए कहता, माँ मैं अभी इतना बड़ा हो चुका हूँ कि अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तो फिर आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत है? शांति कहीं ना कहीं श्रवण को लेकर ही चिंता करे जा रही थी, करती भी कैसे नहीं, आखिर वो उसकी माँ जो थी। एक माँ ही तो होती है जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है और साथ ही अपने बच्चे के प्रति ज्यादा प्यार होने के कारण उसे अपने से अलग भी नहीं कर पाती। ऐसा ही आज शांति के साथ हो रहा था। वो एक तरफ तो श्रवण का भविष्य देख रही थी, दूसरी तरफ उसके प्रति अपना प्यार। आखिरकार एक माँ को अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को लेकर अपने प्यार के सामने झुकना पड़ता है। और शांति श्रवण की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है बेटा तुम चले जाना, लेकिन वहां जाकर अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। श्रवण मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है माँ, मैं अच्छी तरह से अपना ख्याल रखूंगा और जमकर पढ़ाई करूंगा। इतना कहते ही शांति श्रवण को अपने गले लगा लेती है। श्रवण अपने पिता से कहता है, पिताजी आप ना कल मेरा एडमिशन करवा देना मेडिकल कॉलेज में। तो रघु कहता है, क्यों नहीं बेटा, कल ही जाकर मैं तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दूंगा। और 2 दिन बाद श्रवण अपने कमरे में अपने बैग में अपने कपड़े और जरूरत का सामान जो पैक कर रहा था और अपनी किताबों के साथ अपने सफर में काम आने वाली चीजें भी साथ में ले लेता है। तभी कमरे में उसकी माँ आ जाती है और श्रवण को कहती है, बेटा अपनी जरूरत का सामान ले लिया तुमने? श्रवण कहता है, हाँ माँ, मैंने अपनी जरूरत का सामान ले लिया। वैसे माँ पिताजी कहाँ हैं? दिखे नहीं है सुबह से। शांति कहती है, दिखेंगे कैसे बेटा,
वो तुम्हारी ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए गए हैं, आते ही होंगे। शांति और श्रवण बात ही कर रहे थे, तभी कमरे में रघु आ जाता है और आते ही कहता है, तो तैयारी हो गई यहाँ से जाने की? श्रवण कहता है, हाँ पिताजी हो गई। रघु अपने हाथ आगे करते हुए कहता है, ये लो बेटा तुम्हारी ट्रेन की टिकट, आज दोपहर की ट्रेन है शहर जाने की, तुम तैयार रहना। श्रवण कहता है, ठीक है पिताजी, अब मुझे आप दोनों आशीर्वाद दीजिए कि मैं डॉक्टर बनकर ही वापस आऊं। इतना कहते श्रवण अपने माता पिता के चरण छूता है। तो रघु और शांति कहते हैं, बेटा भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम हर विषय में पास हो और भविष्य में तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो, आयुष्मान भव बेटा। और हम भी चाहते हैं बेटा कि तुम भी एक सफल डॉक्टर बनकर वापस आओ। इतना कहकर श्रवण अपने माता पिता से जो विदा लेता है और स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन शहर की ओर रवाना हो जाती है और वह पढ़ाई करने के लिए श्रवण बड़ी यूनिवर्सिटी चला जाता है। श्रवण ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर चला गया। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। श्रवण ट्रेन में बैठा बैठा खुद ही कहता है, चलो आखिर आ ही गया स्टेशन, अब मुझे जल्द से जल्द इस ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर जाना होगा, नहीं तो ये ट्रेन फिर से चल पड़ेगी। इतना कहते श्रवण अपने सामान को अपने हाथ में पकड़ता है और ट्रेन से बाहर निकलने लग जाता है। जैसे ही वह ट्रेन से नीचे उतरता है तो उसके सामने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हो जाता है और उस आदमी ने कुली के कपड़े पहन रखे थे, जिससे पता चलता है कि वो स्टेशन पर कुली का काम करता है। वो आदमी श्रवण की तरफ देखते हुए कहता है, लाइए बाबूजी, आपका सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपके सामान को आगे तक ले चलता हूँ। श्रवण मना करता हुआ कहता है, नहीं नहीं रहने दीजिए, इस उम्र में आपको ये भारी सामान जो उठाना शोभा नहीं देता, मैं इसे अपने आप उठा लूंगा। वो आदमी कहता है, बेटा आज पहली बार थोड़ी उठा रहा हूँ, सामान ही है, मुझे तो 15 साल हो गए हैं लोगों का सामान उठाते उठाते, यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लाइए मुझे सामान दीजिए। श्रवण उस आदमी को बार बार सामान न उठाने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी श्रवण की एक नहीं मानता हुआ और आखिरकार श्रवण भी उसकी बात मान लेता है। श्रवण कहता है, ठीक है चलिए, एक काम कीजिए, आप ये छोटा वाला बैग उठा लीजिए और बड़ा वाला मैं उठा लेता हूँ। वो आदमी कहता है, बाबूजी आप क्यों तकलीफ करते हो, मैं उठा लूंगा ये दोनों बैग। श्रवण कहता है, मैंने कहा ना आप एक बैग उठा लीजिए। और वो आदमी कहता है, पर बाबूजी, पर वर कुछ नहीं। श्रवण कहता है, मैंने आपकी एक बात मानी थी, अब आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। इतना कहते ही वह आदमी श्रवण के जो सामान का छोटा बैग होता है उसे उठाता है और अपने सिर पर रख लेता है। श्रवण भी दूसरा बैग अपने कंधों पर रख लेता है और दोनों स्टेशन से बाहर निकलने लग जाते हैं। श्रवण चलते चलते उस आदमी से कहता है, वैसे आपका नाम क्या है? वो आदमी कहता है, बाबूजी मेरा नाम तो रामू है। श्रवण कहता है, तो रामू काका, आप यहाँ इस उम्र में काम कर रहे हैं, क्या आपके परिवार में कोई बेटा बेटी नहीं है जो आप यहाँ आकर इतना मुश्किल जो बोझ उठा रहे हैं? तब रामू कहता है कि बेटा बेटी तो नहीं है, पर बाबूजी एक बेटा था। श्रवण बीच में ही बोल पड़ा, बेटा था, इसका मतलब अब नहीं है क्या? तब वह कुली कहता है, नहीं बाबूजी, बेटा तो अभी भी है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहता। श्रवण हैरानी के साथ रामू काका की ओर देखते हुए कहता है, क्या कहा, बेटा साथ नहीं रहता, पर क्यों? रामू कहता है, उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया बेटा। तब श्रवण कहता है, लेकिन काका, उसने आपको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? तब रामू काका कहता है, बाबूजी इसलिए कि मैं और मेरी बीवी उसे अब बोझ लगने लगे थे। वो कहता था कि आप दोनों तो बस घर बैठकर खर्च करते हैं, कमाते तो है नहीं, मैं अकेला कितनों को संभालूंगा, इसलिए रोज रोज के झगड़े से तंग आकर उसने हम दोनों को बाहर निकाल दिए। और मैं भी कहाँ जाता, भीख मांगने से तो अच्छा है बाबूजी, मुझे कुली का काम अच्छा लगा, कम से कम कमाई का पैसा तो मिलता है। श्रवण कुछ गुस्से के साथ कहता है, पता नहीं ये आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप बोझ लगने लगते हैं, अभी इन्हें कौन समझाए। श्रवण और रामू काका बात करते करते स्टेशन से बाहर निकल आते हैं। रामू एक ऑटो में श्रवण का सामान रखने लग जाता है। श्रवण रामू से कहता है, काका सुनिए।
तो रामू कहता, हाँ बोलिए बाबूजी। श्रवण अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए कहता है, ये लीजिए काका, आपकी कमाई। तो रामू काका कहते हैं, बाबू आपके सामान लाने के 50 रुपए हुए ना कि 500। लगता है आप बातों बातों में भूल गए, आपको 50 का नोट देना था, ना कि 500 का। श्रवण कहता है, काका मैं कुछ नहीं भूला हूँ, ये पैसे आपके ही हैं, आप इसे रखिए। इस वक्त मुझे नहीं, आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है, रख लीजिए काका। रामू श्रवण को बार बार मना करता रहा, लेकिन श्रवण नहीं माना। तो वो पैसे रामू के हाथ में जो थमाते हुए कहता है, अगर आप ये पैसे रखोगे काका तो आज आपको कुछ काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूं आपको इस उम्र में काम करना सही नहीं है, इसलिए आपको कुछ कम काम करना पड़ेगा। इतना कहते श्रवण ऑटो में बैठ जाता है और श्रवण रामू काका से विदा लेते हुए कहता है, ठीक है काका, चलता हूं अब। रामू काका कहते हैं, अरे बाबू जाते जाते अपना नाम तो बता दीजिए। श्रवण कहता है, काका मेरा नाम श्रवण है। इतना कहते श्रवण वहां से निकल जाता है और रामू काका वहीं खड़ा रह जाता है और सोचता है, इनके माँ बाप ने सही नाम रखा है श्रवण, वास्तव में ऐसा बेटा भगवान सभी को दो। श्रवण आदर्श कॉलोनी पहुंच जाता है और उसी कॉलोनी में एक कमरा जो उसने यहाँ आने से पहले बुक किया था वहां चला जाता है। श्रवण पूरे दिन के सफर से थक गया था, इसलिए वो आज आराम करने की सोचता है और बेड पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह श्रवण नहा धोकर कॉलेज निकल जाता है। श्रवण कुछ दिन तक तो किसी से कुछ बात नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जब वो औरों के साथ घुल मिल जाता है तो कॉलेज के कई लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। श्रवण दिन रात बस अपनी डॉक्टर की पढ़ाई में लगा रहता है और आखिरकार उसकी मेहनत का परिणाम था कि 6 साल में ही उसने डिग्री हासिल कर ली थी और वह एक डॉक्टर बन गया था। श्रवण जब यह बात अपने माता पिता को बताता है तो वे फूले नहीं समाते और अपने बेटे को ढेर सारी बधाइयां देते हैं। उसके दोस्त भी यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। आखिरकार श्रवण अपने घर चला जाता है और संयोग से श्रवण को अपने पास के एक शहर के बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर की जगह काम मिल जाता है। श्रवण के घर आज ढेर सारी खुशियां आ गई थी। दोपहर का समय था। शांति और रघु आपस में बातें कर रहे थे। दोनों इस तरीके से बातें कर रहे थे कि कोई गंभीर मसला है। शांति रघु से कहती है, सुनिए जी, क्या श्रवण इस बात के लिए राजी हो जाएगा? रघु कहता, होगा क्यों नहीं राजी, आखिर यह उसकी जिंदगी का जो सवाल है। शांति कुछ घबराते हुए कहती है, अभी तो उसे डॉक्टर की नौकरी मिली है और अभी से आप श्रवण को इस बारे में बात करने के लिए राजी कर रहे हैं, क्या वो इस बात के लिए मानेगा? रघु कहता है, शांति तुम चिंता मत करो, श्रवण अभी घर पर आएगा तभी पूछ लूंगा इस बारे में। तो शांति कहती है, ठीक है, आने दीजिए श्रवण को। इतना कहते ही रघु और शीला बात ही कर रहे थे कि तभी श्रवण आ जाता है और आते ही रघु से कहता है, क्या काम है पिताजी, आप मुझसे किस जरूरी काम पर बात करना चाहते हैं? तो रघु कहता है, आओ बेटा आओ, हम दोनों तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहे थे, कब तुम आओगे और कब हम तुमसे इस विषय में पूछेंगे, आखिर ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। श्रवण मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा, जिंदगी का सवाल, पर क्या? रघु अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए हामी भरते हुए कहता, हाँ बेटा, तुम्हारी शादी करनी है और ये तुम्हारी जिंदगी का ही सवाल हुआ ना। श्रवण जैसे यह बात रघु के मुंह से सुनता है तो हैरान रह जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पिताजी उससे ऐसी बात करेंगे। श्रवण हैरानी के साथ कहता है, शादी करनी है, पर इतनी जल्दी क्यों पिताजी? रघु कहता है, जल्दी कहाँ है बेटा, अब तुम डॉक्टर भी बन गए हो और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। श्रवण कहता है, इतनी जल्दबाजी किस बात की पिताजी, अभी अभी तो मैं डॉक्टर बना हूं, आप 2-3 साल ठहर जाइए, फिर करते हैं आराम से शादी। रघु श्रवण की बात सुनकर मायूस हो जाता है और मायूसी के साथ कहता, अरे बेटा, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुम्हारी माँ के लिए कर रहा हूँ। तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ से अब ज्यादा घर का काम नहीं होता और अगर घर में बहू आएगी तो तुम्हारी माँ का हाथ बट जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें शादी करने के लिए कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी बेटा। शांति कहती है, देखो बेटा श्रवण, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, फैसला तुम्हारे हाथों में, आखिर तुम्हारी मर्जी है में जो हमारी मर्जी है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। श्रवण चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं कहता, और कहता भी कैसे, आखिरकार लड़कों का जीवन होता ही ऐसे है। वो जब अपनी जिंदगी का थोड़ा बहुत जो कमाने की को लगते हैं तो जिम्मेदारी उन्हें अपने नीचे दबा लेती है।
लड़के अपने कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी और सुख लेकर जो चलते हैं, और आज उसके माता पिता की खुशी उसके फैसले पर जो टिकी थी। वो जानता था कि अगर आज उसने फैसला नहीं लिया तो उसके माता पिता की खुशी एक पल में गायब हो जाएगी। और हमेशा की तरह लड़के अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला ले लेते हैं। उसी तरह आज श्रवण ने भी एक फैसला लिया जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। श्रवण एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है पिताजी, शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। श्रवण की यह बात सुनकर रघु और शांति बहुत खुश होते हैं और खुशी के साथ कहते हैं, हमें तुमसे यही आशा थी बेटा। और इतना कहते ही रघु अपनी पत्नी से कहता है, तो ठीक है शांति, मैं हमारे श्रवण के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने निकल जाता हूँ, कहीं ना कहीं तो हमारे होने वाली बहू मिलेगी। इतना कहते ही रघु हंसने लग जाता है। रघु हंसते हंसते ही कमरे से बाहर निकल जाता है। और कुछ दिन बाद शांति और श्रवण हॉल में बैठे हुए थे, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। श्रवण जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि उसके पिता रघु खड़े थे। रघु जैसे ही श्रवण को देखता है तो उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, कैसे हो श्रवण बेटा? श्रवण कहता है, ठीक हो पिताजी, आप कैसे हैं? रघु कहता है, बेटा एकदम मस्त। इतना कहते ही रघु अंदर आने लग जाता है और हॉल में लगे सोफे पर आकर बैठ जाता है। शांति कहती है, कैसे हैं आप? रघु कहता है, ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? शांति कहती है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। इतना कहते ही रघु अपने बैग से मिठाई का डिब्बा निकालते हुए उसमें से एक लड्डू निकालता है और अपनी पत्नी शांति को खिलाते हुए कहता है, बधाई हो शांति, हमारे बेटे का रिश्ता मिल गया है। शांति लड्डू खाते ही कहती है, क्या क्या कहा आपने? हमारे श्रवण का रिश्ता मिल गया, पर कहाँ? रघु शांति के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वही अपने पास के ही शहर, जो के पास में एक बड़ा सा शहर है ना, कांची के पास मधुपरी, वहीं पर रिश्ता मिला है। शांति कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। रघु श्रवण की तरफ देखते हुए कहता है, लो बेटा तुम भी मिठाई खाओ, आखिरकार एक अच्छे और संस्कारी घर में जो रिश्ता मिला है। रघु अपने बैग में हाथ डालते हुए एक फोटो बाहर निकालता है और शांति को दिखाते हुए कहता है, देखो हमारी होने वाली बहू कितनी सुंदर है ना? शांति कहती है, बहुत सुंदर है, किसी की नजर न लग जाए। शांति उस फोटो को श्रवण को देते हुए कहती है, तुम बताओ श्रवण बेटा, कैसी है लड़की? इतना कहते ही शांति लड़की की फोटो श्रवण को दे देती है। श्रवण उस फोटो को देखते ही जो मोहित हो जाता है और उसकी उस फोटो पर से नजर ही नहीं हटती है। शांति बार बार श्रवण से कहती है कि बताओ बेटा कैसी है, लेकिन श्रवण को कुछ जवाब नहीं सूझ रहा था, वो तो बस फोटो को ही देखते रहता है। आखिर में शांति खड़ी होकर श्रवण के पास आती है और कहती है, अब इस फोटो को ही देखते रहेगा या बताओगे भी कैसी है? श्रवण हड़बड़ाहट में ही कहता है, माँ बहुत अच्छी है। शांति कहते, तो रिश्ता पक्का समझे? श्रवण हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ माँ, रिश्ता पक्का कर दीजिए। इतना कहते ही शांति और रघु जो कहते हैं, तो आप लड़की वालों को फोन कर दीजिए। शांति कहती है रघु से, और हमें रिश्ता मंजूर है। रघु कहता है, मैं रिश्ता पक्का करके ही आया हूँ, मुझे पता है मेरे बेटे की एक ही पसंद है। इतने ही कहते ही रघु हंसने लगता है। श्रवण कहता है, पिताजी इस लड़की का नाम क्या है? तो रघु कहता है, इसका नाम नीलू है। कुछ दिनों बाद श्रवण और नीलू की शादी हो जाती है। रघु अपने इकलौते बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करता है। आखिरकार शादी संपन्न हो जाती है और लोग कहते हैं कि शादी के कुछ महीने तक तो ठीक चलने लगता है, लेकिन उसके बाद दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी ही दिक्कतें अब श्रवण के परिवार में भी आनी शुरू हो गई थी। एक दिन श्रवण अपने काम से बाहर गया था, तभी रघु की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। शांति जब रघु की ऐसी हालत देखती है तो घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है आपको? और आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, आपका इलाज करवाना है। इतना कहते शांति रघु को एम्बुलेंस में बिठाकर पास के अस्पताल में ले जाती है। जब वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा रही थी तो शांति श्रवण को फोन करके हॉस्पिटल ही बुला लेती है। रघु को हॉस्पिटल पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। रघु को लाए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि तभी हॉस्पिटल में श्रवण पहुंच जाता है। श्रवण हड़बड़ाहट में अपनी माँ से कहता, माँ क्या हो गया पिताजी को? शांति भी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, बेटा पता नहीं मैं तेरे पिता को क्या हो गया है, वो अचानक से खून की उल्टियां करने लगे, इसलिए मैं घबरा गई थी। मैं नहीं चाहती कि इनकी तबीयत और बिगड़े, इसलिए मैं पहले हॉस्पिटल लेकर आ गई।
रघु को जिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसी हॉस्पिटल में श्रवण डॉक्टर की नौकरी करता था। इसलिए आते ही सबसे पहले वो इमरजेंसी वार्ड में जाता है जहां उसके पिता को लाया गया था। श्रवण को इमरजेंसी वार्ड में गए हुए 1 घंटा हो गया था। 1 घंटे बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी माँ आते ही श्रवण से पूछती है, क्या हुआ बेटा तेरे पिताजी को, अब वो कैसे हैं? तो श्रवण उदासी के साथ कहता है, माँ पिताजी अभी ठीक हैं, आराम कर रहे हैं। शांति कहती है, पर क्या बेटा? तो श्रवण कहता है, माँ पिताजी को कैंसर की बीमारी है, इसलिए आज उन्हें खून की उल्टियां आई थी। शांति हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? कैंसर की बीमारी है, लेकिन उन्हें ये बीमारी कब हुई? श्रवण कहता, माँ वो तो पिताजी को ही पता है कि उन्हें ये बीमारी कब हुई, लेकिन ये उनकी आखिरी स्टेज है, इसके बाद तो शायद ही वो बच पाएंगे। शांति रोते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत कह बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, कह दे बेटा। श्रवण नरम लहजे के साथ कहता, माँ ये झूठ नहीं है, पिताजी को कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, उन्हें कैंसर है। ये वो बीमारी है जिससे शायद ही आज तक कोई बच पाया हो। दुनिया में 2-3% लोग ही ऐसे हैं जो इस बीमारी से बच जाते हैं, बाकी सब इससे लड़ते लड़ते मर जाते हैं। शांति जब यह बात सुनती है तो उसे श्रवण की बात पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं होता, लेकिन आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है कि रघु जिस बीमारी से जूझ रहा है वो कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि वो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। आखिरकार उसे भी श्रवण की बात कहीं ना कहीं सच लगने लगती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है, बस रोती रहती है। श्रवण अपनी माँ को कहता है, माँ पिताजी को अब कुछ दिन यहीं पर भर्ती रखना पड़ेगा, आप उन्हें यह मत बताना कि उन्हें कैंसर है, नहीं तो इसके बारे में सोच सोच कर वो ज्यादा टेंशन लेंगे, इसलिए आप उनसे कुछ मत बताइएगा माँ। और शांति कहती है, कुछ नहीं कहती है, बस हाँ में सिर हिला देती है। श्रवण कहता, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं पिताजी को जरूर ठीक कर दूंगा, बस आप मुझ पर विश्वास रखना। रघु को अब आईसीयू में आराम करने के लिए लाया जाता है। शांति जब उसके पास जाती है तो उसके आंसू उसकी आंखों में से थमने का नाम नहीं लेते। वो बस रघु की ऐसी हालत देखकर रोई जा रही थी। रोती भी कैसे नहीं, आखिर वो उसकी पत्नी जो थी। एक पति पत्नी हमेशा दूसरे के सुख दुख के साथ निभाने वाले होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के भागीदार होते हैं, लेकिन आज उसका ये साथी कमजोर पड़ रहा था, जिसके कारण उसका दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा था। शांति रो रही थी, तभी रघु को होश आ जाता है और वो होश में आते ही दर्द भरी आवाज में कहता है, शांति। शांति झट से अपने आंसू पोंछती और कहती है, हाँ जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना, क्या चाहिए आपको? तो रघु दर्द भरी आवाज में कहता है, शांति श्रवण कहाँ है, दिखाई नहीं दिया। तो शांति कहती है, वो अभी अभी यहाँ से गया है आपकी दवाई लेने को, वो कह रहा था कि दूसरे शहर जा रहा हूँ माँ दवाई लेने, पिताजी की दवाइयां लाने मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, इसलिए आप जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक पिताजी का ध्यान रखना। रघु कहता, अच्छा दूसरे शहर गया है श्रवण, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा तब बात कर लूंगा उससे। तो शांति रघु को कहती है, आप आराम कीजिए, जब आपको छुट्टी मिल जाएगी तब आराम से बात करते रहना, श्रवण क्या कहीं भागा जा रहा है। और धीरे धीरे 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन बाद रघु को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। श्रवण उसे अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचकर श्रवण अपने पिता को उनके कमरे में आराम करने के लिए बिस्तर पर सुला देता है और बाहर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने पिताजी को दवाइयां लाकर दे दी हैं, अगर वो दवाइयां 3 महीने लगातार दी जाएंगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, इसलिए आप उन्हें समय से दवाइयां देते रहना। शांति कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को दवाइयां समय से देती रहूंगी, तुम इसकी चिंता मत करना बेटा। श्रवण कहता, माँ ये दवाइयां बहुत ही महंगी हैं, इसलिए आप सही ढंग से पिताजी को दवाइयां देना, नहीं तो पैसा बेकार चला जाएगा और पिताजी की हालत में भी सुधार नहीं होगा। शांति कहती है, ठीक है बेटा, मैं सही तरीके से दवाई दूंगी। और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और रघु की हालत ठीक होने के बजाय दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। शुरुआत में तो श्रवण को अपने पिता की दवाई का खर्चा ज्यादा नहीं लगा, लेकिन बाद में अगले महीने उसकी तनख्वाह के पैसे ऐसे खर्च होते जैसे सूखे रेगिस्तान में पानी। उसे पता ही नहीं चलता था कि कब उसकी तनख्वाह मिलती है और कब उसका पैसा खर्च भी हो जाता है। अकेले उसके पिता की दवाई पर उसकी तनख्वाह का आधा पैसा खर्च हो जाता था। श्रवण अब चिड़चिड़ा रहने लगा, क्योंकि अब उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, जिस कारण उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था।
क्योंकि पहले उसका पिता उसके साथ कमाता था, जिस कारण उसे घर के खर्च का कोई अंदाजा नहीं था। उसका पिता रघु बीमार होने के बाद से ही कमाने की जगह खर्च करने पर आ गया था। इतनी सारी मुसीबतों में श्रवण बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो एक दिन एक ऐसा फैसला करता है कि उसके माता पिता का जीवन पूरी तरह से जिस पर बदलने वाला था। श्रवण के चेहरे पर अब उदासी हर समय छाई रहती थी, जिस कारण उसका पूरा दिन खराब हो जाता था। वो हॉस्पिटल जाता मुंह लटकाए और वापस भी आता मुंह लटकाए हुए। उसके चेहरे पर एक अलग सा गुस्सा छाया रहता था। वो अब घर पर छोटी छोटी बातों पर लड़ता रहता था। जिस पत्नी के साथ वो शाम को घर पर आकर अच्छी अच्छी बातें किया करता था, अब झगड़े शुरू हो गए थे। और होते भी क्यों नहीं, जब आदमी के पास कुछ नहीं होता है और कुछ होने के बाद भी अधूरापन लगता है, तो वो उन सारी बातों को भूल जाता है जो उसकी जिंदगी के हसीन पल थे। आज श्रवण को भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो घर की समस्याओं से इस प्रकार उलझ गया था कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। श्रवण और नीलू के बीच अब इतनी दूरियां बढ़ने लगी थी कि वो अक्सर उनके बीच झगड़े होने लगते। श्रवण इन सब से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेता, जिस कारण उसे कुछ पल के लिए शांति मिल जाती, लेकिन उसके बाद वही मुसीबत सामने दिखाई देती। एक दिन श्रवण जब काम पर से वापस घर आता तो वो सबसे पहले अपने पिताजी के पास जाता था। वो देखता था कि उसके पिताजी की हालत में सुधार है कि नहीं, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल जाता था और अपने कमरे में आ जाता था। जब वो अपने कमरे में आता तो देखता कि कमरे में नीलू बेड पर बैठी प्लास्टिक के फूलों की माला तैयार कर रही थी। नीलू जैसे ही श्रवण को अंदर आते हुए देखती है तो कहती है, आ गए आप? तो श्रवण कहता, हाँ आ गया। नीलू मुंह बनाते हुए कहती है, कैसा रहा आज का दिन, या रोजाना की तरह टेंशन में निकाल दिया आपने? श्रवण कुछ उखड़े हुए लहजे में कहता, हाँ टेंशन में ही निकला, और वैसे भी तुम्हें पूछकर क्या करना है, क्या तुम मेरी टेंशन खत्म कर दोगी? नीलू गुस्से के साथ कहती है, मैं आपकी पत्नी हूं तो क्या मैं ये भी नहीं पूछ सकती कि आपका दिन कैसे गया? और जहां तक बात टेंशन की खत्म करने की है, तो एक पत्नी हमेशा अपने पति को सही राय देती है और मैं भी आपकी पत्नी होने के नाते सही राय दूंगी। श्रवण कहता है, अच्छा तो तुम मुझे सही राय दोगी तो बताओ फिर घर के खर्चा कैसे मैनेज करूं मैं? नीलू कहती है, देखिए आपकी और मेरी इस बात पर बहुत बहस हो चुकी है और मैं बार बार आपको एक ही बात कहती आई हूँ और आज भी कह देती हूँ, आप अपने पिताजी की दवाइयों का खर्चा कम कर दीजिए, फिर देखिए अपने आप सही हो जाएगा। श्रवण गुस्से के साथ कहता, तुम पागल तो नहीं हो गई हो नीलू, तुम्हें जरा भी अंदाजा है क्या? अगर पिताजी की दवाइयां बंद कर दी तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो नीलू? नीलू भी गुस्से के साथ कहती है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे घर के हालात साफ साफ नजर आ रहे हैं और आपको भी इसी में फायदा है आपका। आप भी घर के हालातों को नजरअंदाज ना करें, जल्द से जल्द कोई फैसला लें। श्रवण नीलम की यह बात सुनकर ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से गुस्से में कहता, नीलू तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, बस अपने काम से काम रखो, समझी? नीलू चिढ़ते हुए कहती है, क्या कहा आपने? मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ? मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही हूँ, बल्कि आपको असलियत से रूबरू करा रही हूँ, सच्चाई दिखा रही हूँ जिसे आप देखना पसंद नहीं करते कि क्या चल रहा है इस घर में। मत भूलिए कि आपके पिताजी की दवाई पर इस घर की आधी आमदनी खर्च हो जाती है, जिस कारण हमें छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं आपको सिखा रही हूँ। श्रवण मुंह बनाते हुए कहता है, देखो नीलू, पिताजी की दवाइयों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा, बल्कि घर का खर्च बढ़ता जा रहा है। श्रवण ने इतना ही कहा था कि नीलू बीच में ही बोल पड़ी और कहती है, क्या कहा आपने? आपके पिता पर खर्च ज्यादा नहीं बल्कि घर का खर्च बढ़ रहा है? तो एक बात बताइए आप मुझे, आप अपने पिताजी की दवाई कहाँ से लाते हैं? श्रवण कहता, नीलू के सवाल का कोई जवाब तो नहीं देता और कहता, बेंगलोर से। तुम्हें क्या करना है इस बारे में जानकर? नीलू कहती है, और कितने पैसे लगता है दवाई की खरीदने में और यहाँ आने में? तो श्रवण का कुछ जवाब नहीं देता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि उसके पास इस सवाल का जवाब होने के बावजूद भी वो देना नहीं चाहता। नीलू कहती है, बोलिए जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, चुप क्यों हो गए आप? श्रवण चुप ही खड़ा रहता और अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। नीलू अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, मेरे इस सवाल का जवाब आपकी इस चुप्पी ने दे दिया
और आप भी जान गए होंगे इस घर में आखिर खर्चे का असली कारण कौन है। श्रवण नीलू की बात सुनकर इतना तो समझ ही गया था कि नीलू जो बोल रही है बिल्कुल सच है, इसलिए वो नीलू की बात काटते हुए बोला, नीलू तुम घर की सारी परेशानियों का दोषी मेरे पिता को मत बनाओ, समझी। नीलू कहती है, मैं किसे दोषी बना रही हूँ, मैं वही तो कह रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह रही, जो सच है बस वो आपको दिखा रही हूँ, जिसे आप इतने दिनों से झुठलाते आ रहे हैं। आपको यह मानना ही होगा आपके पिताजी अब ठीक नहीं होने वाले, क्योंकि वो अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, वो ज्यादा दिन तक बचने वाले नहीं हैं। जब ऐसी बात श्रवण नीलू के मुंह से सुनता है तो वह आग बबूला हो जाता है और गुस्से में कहता है, बस करो नीलू, बहुत हो, सुन ली मैंने तुम्हारी बकबक, अब इससे आगे एक लफ्ज और नहीं। मैंने सोचा था तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम मेरे पिता को अपना पिता मानोगी, लेकिन तुमने तो उन्हें एकदम से पराया कर दिया। नीलू जब श्रवण का यह रुद्र रूप देखती है तो घबरा जाती है और बस श्रवण को देखती रह जाती है। वो जानती थी अगर इससे आगे अगर कुछ कहा तो मामला और बढ़ सकता है, इसलिए नीलू को चुप रहने में ही भलाई लगी और दोनों के बीच चुप्पी छा गई। तो नीलू चुपचाप बेड पर जाकर सो जाती है और श्रवण भी उस बेड पर जाकर सो जाता है। श्रवण घर की बालकनी में बैठा हुआ सोच रहा था कि वो अपने पिता की दवाई कैसे बंद कर दे और उसे अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए या नहीं। यही बार बार सोचकर श्रवण परेशान हुए जा रहा था। श्रवण शराब की आधी से ज्यादा बोतल पी गया था, लेकिन वो अभी भी ये फैसला नहीं कर पाया उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वो मन ही मन सोचता है, अगर नीलू का कहना सही है तो घर के बुरे हालातों का जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरे पिता की दवाई का खर्चा है। मुझे किसी तरह बस दवाई का खर्चा कम करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे। अगर मैंने दवाई कम कर दी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी और ऐसा कभी नहीं चाहूंगा मैं, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। श्रवण ने जब शराब की बोतल आधी से ज्यादा खाली कर दी तो और उसे पूरी पी गया और सिगरेट के नए पैकेट को खोलकर उसे एक सिगरेट निकाला और जलाकर उसके कस खींचने लगा। श्रवण सिगरेट पीता रहता था और मन ही मन उस वाक्य को सोचने लग जाता जब उसके और नीलू के बीच एक दिन इस बात के लिए काफी कहासुनी भी हुई थी। श्रवण सोचते सोचते उस पल में चला गया जब श्रवण से नीलू का इस बात पर झगड़ा करती थी, लेकिन श्रवण अपनी जिद पे अड़ा था कि वो अपने पिता को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। नीलू कहते, देखिए आप ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते हैं कि आपके पिता अब ठीक नहीं होने वाले और बेकार में उन पर इतना खर्चा कर रहे हैं। श्रवण गुस्से के साथ कहता, नीलू तुम क्या बक रही हो, तुम ऐसे सोच सकती हो। नीलू को यह सोचता है और नीलू को पलट कर वह जवाब देती हुई कहती है, देखिए मैं ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होगा और दिन पर दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है और मुझे नहीं लगता कि वो अब बच पाएंगे। श्रवण जैसे ही यह बात नीलू के मुंह से सुनता है उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। श्रवण तेज आवाज में कहता, नीलू अपना मुंह बंद रखो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए इसके आगे एक और लफ्ज भी नहीं। नीलू जब श्रवण का ये गुस्सा देखती है तो घबरा जाती है, जैसे उसे श्रवण के इस रवैये से डर लग रहा हो, इसलिए वो बिना बोले चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ नहीं कहती। श्रवण और नीलू के बीच एक गहरी खामोशी पसर जाती है। जब काफी देर के बाद उन दोनों में कोई नहीं बोलता तो श्रवण शांत लहजे के साथ कहता है, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। नीलू कुछ नहीं कहती, बस श्रवण को देखती रहती है। वो कहती भी कैसे, क्योंकि आज उसकी आवाज उसके पति ने जो दबा ली थी। उसे लग रहा था जो श्रवण उसे पहले कितना प्यार करता था आज उस पर गुस्सा करने से भी नहीं कतराया। इतना कहते श्रवण उस कमरे से बाहर निकल गया और अपने काम पर चला गया। श्रवण यह सब बातें करते उस पल से बाहर आ जाता है और उस वक्त वो घर की बालकनी में बैठा शराब पी रहा था। वो सिगरेट जो उसने कुछ वक्त पहले ही सुलगाई थी वो भी बुझ गई थी। श्रवण उस सिगरेट को फिर से जलाता है और 2-3 कस में पूरी पी जाता है। श्रवण खुद से कहता, मुझे लगता है नीलू बिल्कुल सही कह रही है, मुझे पिताजी की दवाई बंद करनी होगी। अगर मैंने बंद नहीं की तो एक दिन मैं सड़क पर आ जाऊंगा। पिताजी की दवाई बहुत महंगी है, मैंने उनकी दवाई के लिए बैंक से लोन भी ले रखा है। अगर मैंने वो लोन भी नहीं भरा तो पता नहीं बैंक वाले मेरे साथ क्या करेंगे। श्रवण इतना सोचकर कहता, मुझे माँ को जाकर सब कुछ बताना होगा, हाँ यही सही होगा। इतना कहते ही श्रवण कुर्सी पर से खड़ा होता है और उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है जहां उसकी माँ उसके पिता की देखभाल कर रही थी।
सरवन जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो देखता है उसकी माँ उसके पिता रघु के पास बैठी हुई थी। जैसे ही हर पत्नी को अपने पति के बीमार होने का ख्याल रखती है, ऐसे उसकी माँ भी रख रही थी। वो उनकी हर छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखती थी और इस वक्त शांति जी वही कर रही थी। वह एक अच्छी पत्नी की तरह रघु का ख्याल रख रही थी। शांति रघु के पास बैठी हुई थी, तभी कमरे में श्रवण आ गया और शांति का इस तरफ रघु पर ध्यान था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके कमरे में कोई आया है। श्रवण शांति के पास जाकर कहता, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शांति श्रवण की बात सुनकर कहती है, आ गए श्रवण बेटा, कैसे आना हुआ बेटा? श्रवण कहता, माँ मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। शांति जब श्रवण की बात सुनती है तो समझ जाती है श्रवण ने शराब पी रखी है, तो उसे ये भी पता था कि ये आज उसका पहला दिन नहीं है जब श्रवण ने शराब पी रखी थी। उसने तो उस दिन शराब पीना शुरू कर दिया था जब से उसके पिता बीमार हुआ था। उसकी टेंशन बढ़ गई थी। अक्सर जब शांति श्रवण से मिलती थी तो उसे पता ही चल जाता था कि श्रवण ने शराब पी रखी है। आखिर पता भी कैसे नहीं चलता, वो उसकी माजू थी। एक माँ को अपने बेटे के बारे में बिना बताए सब कुछ पता चल जाता है। शांति को भी यह पता चल गया था कि श्रवण शराब क्यों पीता था। उसे पता था कि रघु के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी श्रवण के ऊपर जो आ गई है, इसलिए शांति श्रवण को शराब के लिए कुछ नहीं कहती थी। शांति श्रवण की तरफ देखते हुए कहती है, बोल बेटा क्या बात करनी थी मुझसे? श्रवण कुछ उखड़े हुए लहजे में कहता, माँ वो आप तो जानती हैं, पिताजी जब से बीमार हुए हैं तब से घर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। घर का सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ता है। शांति बीच में बोल पड़ी, वो तो मुझे पता है बेटा कि तुमने कितनी मुश्किलों से इस घर को संभाल रखा है, तो इसमें कहने वाली क्या बात है? श्रवण अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, वो माँ मैं ये कह रहा था पिताजी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और मुझे नहीं लगता ये दवाइयां इन पर असर भी कर रही हैं, तो मेरा मानना है पिताजी की दवाइयां अब हमें बंद कर देनी चाहिए। शांति जैसे ही श्रवण के मुंह से सुनती है तो वह हैरान रह जाती है और हैरानी के साथ कहती है, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? श्रवण कहता, माँ मैं सही कह रहा हूँ, पिताजी की हालत सही होने के बजाय खराब होते जा रही है और ऊपर से इनकी दवाइयों का इतना महंगा खर्च है कि ये सब एक साथ नहीं संभाल सकता हूँ मैं, इसलिए मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। शांति बहुत ही नरम लहजे के साथ कहती है, बेटा अगर तू सोच समझकर फैसला लेता तो तू कभी ऐसा नहीं कहता। तू भूल गया क्या वो तेरे पिता हैं? कम से कम पहले उनकी हालत तो देख। अगर वो आज किसी आस के साथ जी रहे हैं तो वो तू है। उन्हें लगता है एक दिन तो उनको जरूर ठीक कर देगा, इसलिए वो जी रहे हैं। श्रवण अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम जानती हो ना कि क्या मैं तो क्या दुनिया का कोई भी डॉक्टर पिताजी को कैंसर जैसी बीमारी से ठीक नहीं कर सकता। अगर उनको कोई ठीक कर सकता है तो वो है भगवान। शांति देवी बहुत मायूस हो जाती हैं और मायूसी के साथ कहती हैं, हाँ बेटा तेरा कहना सही है, लेकिन भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनों की मदद करते हैं। लेकिन तू अपनों से मुंह मोड़ रहा है। देख आज तू भी अपने पिता से मुंह मोड़ रहा है, इसलिए भगवान उनकी मदद नहीं करते जो अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं। श्रवण अपनी माँ की बात सुनकर इतना तो समझ गया था कि उसकी माँ इस फैसले के खिलाफ है, वो इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। लेकिन श्रवण फिर एक बार नरम लहजे के साथ अपनी माँ को मनाते हुए कहता, माँ मैं जानता हूँ कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं पिताजी को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ पिताजी का अब आखिरी वक्त आ गया है और वो अब ज्यादा दिन जीने वाले नहीं है। आप तो देख ही रही हैं, जिस दिन से पिताजी बीमार हुए हैं तभी से उनकी हालत ठीक होने के बजाय बिगड़ती जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि हमें अब उनकी दवाइयों पर और ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें पिताजी को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। शांति देवी अपने बेटे की बातें सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती हैं, बेटा मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ बेटा, तू तेरे पिता को इस तरह मरने की हालत में मत छोड़, नहीं तो वो क्या सोचेंगे। श्रवण को उखड़े हुए लहजे में कहता है, माँ पिताजी को जो भी सोचना सोचने दीजिए, लेकिन मैं अब उनको और दवाइयां नहीं दिला सकता। मैं थक गया हूँ माँ इन खर्चों को पूरा करते करते। मैंने इनकी दवाई के खर्चे को पूरा करने के लिए बैंक से लोन तक ले लिया है, लेकिन इनकी हालत में सुधार ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ माँ। लेकिन बस अब बहुत हो गया,
मुझे जितना करना था मैं पहले ही कर चुका हूँ। शांति देवी श्रवण को एकटक देखने लग जाती हैं और गुस्से के साथ कहती है, बेटा तू बहुत बड़ा डॉक्टर है ना, तो तू तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देता है, तो क्या तेरे पिताजी की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता तू? श्रवण को अपनी माँ की जिद देखकर गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में पलट कर जवाब देता है, हाँ माँ, मैं ठीक कर सकता हूँ उन बीमारियों को, क्योंकि उनका इलाज है, लेकिन मैं इनकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर इन्हें ठीक नहीं कर सकता। शांति श्रवण पर जो भिन्नाते हुए कहती है, तो तू कहना क्या चाहता है, साफ साफ कहना। श्रवण कहता है, यही कि मैं अब पिताजी की दवाइयां बंद कर रहा हूं, अब मैं उनका और खर्चा नहीं उठा सकता हूं। शांति जब श्रवण की यह बात सुनती है तो उसकी आंखें जो थोड़ी देर पहले ही नम थी उनमें और ज्यादा आंसू बहने लग जाते हैं। उन आंखों से बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें उनकी आंखों से झलक कर नीचे गिर पड़ती हैं। शांति रोते हुए नरम लहजे में कहती है, तू ऐसा मत कर बेटा, वो तेरे पिता हैं, तू उन्हें इस हालत में मत छोड़, नहीं तो वो मर जाएंगे। इतना कहते शांति रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और आंसू बहाने लगती है। श्रवण भी कड़वाहट भरे लहजे में कहता है, मर जाते हैं तो मरने दो ना माँ, वैसे भी ये बचने वाले नहीं है, इनकी उम्र जो हो गई है, और जिनकी उम्र हो जाती है वो जीते नहीं बल्कि मरते हैं। शांति जब यह बात श्रवण के मुंह से सुनती है तो हैरान रह जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसका बेटा श्रवण खड़ा था। वो श्रवण जो बचपन से ही कहता था कि माँ से बड़ा होकर एक दिन मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा और आपको और पिताजी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। माँ, पिताजी, आपकी हर बीमारी का इलाज मैं करूंगा, आपको कभी बीमार नहीं होने दूंगा। वो श्रवण आज अपने पिता के बारे में ऐसा कह रहा था। यह सुनकर जो शांति फूट फूट कर रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया था। श्रवण अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, माँ, पिताजी अब बचने वाले नहीं हैं, आप भी ये जिद छोड़ दीजिए कि ये कभी ठीक होंगे। इतना कहते ही श्रवण बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। शांति वहीं पर बैठी रोती रहती है। वो श्रवण की कही गई बातों को याद करती रहती है, जिससे उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेते भी कैसे? जिसे आप खुद से ज्यादा प्यार करते हो वो आपका दिल दुखा जाए तो किसकी आंखों में आंसू नहीं निकलते। और आज शांति जिस बेटे को हद से ज्यादा प्यार करती थी उसने उसका दिल दुखाया था। वो करती भी क्या, वो भगवान तो थी नहीं कि एक पल में सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन वो बस श्रवण की बातों को याद करके रो सकती थी। शांति रो रही थी तभी रघु की दर्द भरी आवाज आई, शांति। जैसे ही यह बात शांति सुनती है वो घबरा जाती है और घबराते हुए अपने आंसू पहुंचती है और वहां से खड़ी होकर रघु के पास आकर बैठ जाती है और हड़बड़ाहट के साथ कहती है, क्या हुआ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? रघु दर्द भरी आवाज में कहता है, शांति तुम रो रही हो? तो शांति हिचकिचाते हुए कहती है, मैं कहाँ रो रही थी, आपको वहम हुआ होगा। रघु मायूस होकर कहता है, अच्छा तो श्रवण किस लिए आया था? तो शांति रघु से नजर फेरते हुए कहती है, वो श्रवण क्या, वो आपकी तबीयत देखने आया था, वो देख रहा था कि आपकी तबीयत कैसी है। रघु दर्द भरी आवाज में कहता, तबीयत देखने आया था या दवाइयां बंद करवाने? शांति जब यह बात रघु के मुंह से सुनती है तो उसे पता चल जाता है रघु उसके और श्रवण के बीच की हुई सब बातों को सुन रहा था। उसे सब बातें पता चल गई, लेकिन फिर भी वो बात को घुमाते हुए कहती है, श्रवण नशे में था जी, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था, आप उसकी बात पर भरोसा मत कीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। रघु शांति को एकटक देखते हुए कहता है शांत लहजे में, बिल्कुल, तुम्हें पता है शांति, इस दुनिया में कोई भी आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन नशा एक ऐसी चीज है जो सच को बाहर निकाल देता है। आखिरकार श्रवण का सच जो इतने दिनों से वो दिल के अंदर दबाए बैठा था वो बाहर निकलना ही था। शांति कुछ नहीं बोलती, बस रघु को एकटक नजरों से देखती रहती है। रघु अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, वैसे श्रवण सही तो कह रहा था शांति, इस बीमार शरीर को दवाइयां देने से क्या फायदा, एक ना एक दिन तो मुझको इस शरीर का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। शांति रोते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जी, वो नशे में था इसलिए ऐसी बातें कर रहा था। रघु कहता है, शांति, लोग होश में सच नहीं बोल पाते लेकिन नशे में सच बोल जाते हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि श्रवण झूठ बोल रहा था? शांति रोती रहती है, बस रघु की बातों को सुनती रहती है। रघु फिर
शांति की तरफ मायूस भरी निगाहों से देखता है और कहता है, देखो शांति, श्रवण की बात में कहीं ना कहीं सच छिपा है। मैं बीमार हुआ तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा ही था कि मैंने जानते हुए भी अपनी इस बीमारी का पहले इलाज नहीं करवाया, क्योंकि मैं सोचता था कि बाद में करवा लूंगा, लेकिन बाद का समय अब निकल चुका है। शांति रघु की ओर एकटक नजर से देखती हुई कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपको इस बीमारी के बारे में पहले से पता था तो इसका इलाज क्यों नहीं करवाया, और आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी? रघु शांति की तरफ देखते हुए कहता है, शांति, ये उन दिनों की बात है जब मैं रोजाना की तरह अभयारण्य में गया था, लेकिन वहां पहुंचकर मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इस कारण मैं वहां से छुट्टी लेकर वापस आ गया था, और अगले दिन तुमने मुझसे कहा था कि आप हॉस्पिटल जाकर जांच करवा आना और साथ में दवाई भी लेते आना। जब मैं हॉस्पिटल में जांच करवाने पहुंचा तो इतना कहते ही रघु उस पल को याद करने लगता है जब रघु डॉक्टर के केबिन की तरफ कदम बढ़ाई जा रहा था। डॉक्टर का केबिन ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए रघु को हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा था। रघु डॉक्टर के केबिन में घुसते ही कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं डॉक्टर साहब? और रघु डॉक्टर संजय को अच्छी तरह से जानता था। रघु और डॉक्टर संजय बचपन के पक्के मित्र जो थे, वे दोनों बचपन में एक साथ जो पढ़े थे। रघु संजय को देखकर बड़ा खुश होता है और हल्की सी मुस्कान के साथ संजय से पूछता है, कैसे हो संजय, काम वाम कैसा चल रहा है? डॉक्टर संजय हंसता है और कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ, और काम की अपनी ही गति से चल रहा है, काम भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। रघु संजय से कहता है कि डॉक्टर साहब, क्या तुमने मेरी रिपोर्ट चेक की? तो संजय हंसता हुआ कहता, वाह डॉक्टर साहब, रघु, मैं पहले तुम्हारा मित्र हूँ और पीछे डॉक्टर, तुम मुझे संजय कह सकते हो। तो रघु कहता है, अच्छा संजय, मेरी रिपोर्ट चेक की क्या? तो और मेरी रिपोर्ट के बारे में मुझसे ज्यादा जानने की ज्यादा जरूरत तेरी भाभी को पड़ी हुई है, नहीं तो वो फालतू में ही टेंशन लेने लग जाती है। कितने दिन हो गए मुझे कहती है कि आप हॉस्पिटल जाकर जांच करवा लीजिए, पता नहीं कोई बड़ी बीमारी हुई तो यह सब सोचकर शांति खुद तो परेशान होती है, साथ में मुझे भी परेशान कर देती है। अब डॉक्टर संजय कुछ परेशान होते हुए कहता है, भाभी जी बिल्कुल सही कह रही थी रघु, तुम्हें बड़ी बीमारी है। रघु मुंह बनाते हुए कहता है, बड़ी बीमारी है तो बताओ ना कौन सी बीमारी है। संजय चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। वह सोचता है कि वो रघु को बताए या नहीं बताए। रघु परेशान होते हुए कहता है, अभी तो कुछ बोलेगा भी कि नहीं? मुझे कौन सी बीमारी बता ना संजय, या यूं ही इस तरह गर्दन नीचे झुकाए बैठा रहेगा? संजय कुछ हकलाते हुए कहता है, वो यार, तुझे ना छोटी मोटी बीमारी नहीं है बल्कि कैंसर है। रघु जैसे ही यह बात संजय के मुंह से सुनता है तो घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, ये तो क्या बोल रहा है रघु? संजय, तेरा दिमाग तो सही है यार, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? संजय रघु को और देखते हुए कहता है, यार मैंने तेरी जब पहली बार रिपोर्ट देखी थी तो एक पल के लिए मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने रिपोर्ट दोबारा निकलवाई, लेकिन दोबारा भी यही सामने आया है कि यार तुम्हें कैंसर है। रघु कुछ सोचते हुए कहता है, यार मैंने जहां तक सुना है कैंसर तो तब होता है ना जब कोई व्यक्ति नशा करता है, और तू तो जानता है यार कि मैं नशा तो करता ही नहीं हूँ, फिर मुझे कैंसर कैसे हुआ बताओ? संजय रघु को समझाते हुए कहता है, रघु मेरे यार, कैंसर नशे से ही नहीं बल्कि दूसरे कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, कुछ जानवरों में पाए जाने वाले विषाणु, तो कुछ पेड़ पौधों से भी कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। और मुझे जहां तक लगता है कि तुम एक वन में नौकरी करते हो, शायद वहीं से ये तुम्हें बीमारी लगी होगी। रघु कहता है, यार ऐसा कैसे हो सकता है? संजय रघु को समझाते हुए कहता है, तू टेंशन मत ले यार, ये कैंसर की पहली स्टेज है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इससे बचना है तो ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। रघु मुंह बनाते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है यार, क्या तुझे पता भी है कि मेरा सारा घर इसी नौकरी की बदौलत तो चलता है? अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो घर कौन चलाएगा?
और वैसे भी मेरे बेटे ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है, उसको आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से पूरी होगी। फिर डॉक्टर संजय कहता है, यार रघु, अगर तू नौकरी नहीं छोड़ना चाहता तो तुझे 1 महीने के लिए दूसरे शहर जाकर इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा, नहीं तो अगर हालत बिगड़ गई तो ये बीमारी फिर कभी ठीक नहीं होगी। रघु सोच में पड़ जाता है और कुछ नहीं कहता। जब कुछ देर तक रघु कुछ नहीं बोलता तो फिर डॉक्टर संजय ही बोलते हैं और कहते हैं, सुनो रघु, कहाँ खो गए? ये मत पूछ रहा हूं मैं तुमसे कि तुम अपना इलाज दूसरे शहर में जाकर करवा लोगे या नहीं। रघु हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यार करवा लूंगा, इलाज वैसे जाना कहाँ है मुझे। संजय कहता है, यहीं अपने पास के शहर में जाना है। रघु कहता है, तो ठीक है, मैं आज ही जाकर पूछ कर आता हूँ। इतना कहते ही रघु वहां से उठकर केबिन से बाहर निकल जाता है। जब रघु शहर जाता है तो वहां के हॉस्पिटल में उसे ऐसा कुछ सुनने को मिलता है जिसे सुनकर वो निराश होकर वापस आ जाता है। रघु अभी अपने घर से 1 किलोमीटर ही दूर था। वो पैदल ही अपने घर की तरफ चला आ रहा था। रघु को अक्सर पैदल चलना पसंद था, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ जा रहा था। रघु दूसरे शहर जाकर डॉक्टर से हुई बातचीत के बारे में सोच रहा था। रघु सोचते हुए खुद से कहता है, दूसरे शहर के डॉक्टर ने तो इस इलाज की फीस बहुत ज्यादा बताई है। अब समझ नहीं आ रहा इतने पैसे मैं कैसे जुटाऊं, और जुटा भी लूं तो क्या शांति इन सब के बारे में जानकर क्या सोचेगी। वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा टेंशन लेती है, और मैंने इस बीमारी के बारे में बता दिया तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। रघु ये सोच सोच कर टेंशन लिए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस सिलसिले में शांति से कैसे बात करे और कैसे उसे समझाएगा। रघु अभी अपने घर से कुछ ही दूर था। वो लगातार अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए जा रहा था। इस तरफ जो शांति घर में श्रवण के साथ बात कर रही थी। श्रवण कहता है, माँ, मैं दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे भेज देंगी वहां? शांति कहती है, क्यों नहीं बेटा, मैंने मना कब किया था? तुम्हें जहां जाना वहां चले जाना, जहां जाकर पढ़ना है वहां जाकर पढ़ना, पर पहले तुम्हारे पिताजी को तो आने दो। श्रवण बहुत एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या सच माँ? शांति भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, क्यों नहीं बेटा, पर श्रवण बेटा, क्या मैं ये जान सकती हूँ तुम्हें शहर के बाहर ही क्यों पढ़ना है, यहाँ रहकर क्यों नहीं पढ़ना? श्रवण मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, वो इसलिए यहाँ नहीं पढ़ सकता मैं, क्योंकि मुझे जहाँ जाकर डॉक्टर की पढ़ाई करनी है और जिस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहता हूँ वो यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं है, इसलिए दूसरे शहर में है, मुझे वहां जो जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। शांति को सोचती हुई कहती है, बेटा, जिस यूनिवर्सिटी की तुम बात कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी तो अपने यहाँ भी मौजूद तो है, तो तुम वहां जाकर क्यों नहीं पढ़ सकते? तब श्रवण परेशान होते हुए कहता है, ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपको पता है इस यूनिवर्सिटी का इतना नाम नहीं है, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई भी अच्छी होती होगी। मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, इसलिए दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। शांति और श्रवण की इस बारे में बातचीत चली ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। श्रवण कहता है, मैं देखता हूँ माँ कौन है। जैसे ही श्रवण जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है दरवाजे पर उसके पिताजी खड़े हैं। श्रवण कहता, आ गए पिताजी? दरवाजे तो उसके पिताजी अंदर घुसते हुए हाल में आ गए और सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी शांति किचन से पानी लेकर आती है और रघु को पानी का गिलास देते हुए कहती है कि कैसा रहा आज? तो रघु कहता है, आज का तो दिन ही बहुत खराब निकला। शांति बीच में ही बोल पड़ी, क्या हुआ जी, आप बड़ी टेंशन में लग रहे हो, कोई बात है क्या? रघु कहता, टेंशन तो है शांति, पर क्या करें, केवल टेंशन लेने से हर समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता ना। रघु जैसे ही अपनी बात पूरी करता है तो बीच में श्रवण बोल पड़ता है, पिताजी, आप माँ को समझाइए ना कि माँ मुझे दूसरे शहर जाने से रोक रही है, मुझे कह रही है कि यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर, नहीं जाना है दूसरे शहर। रघु कहता है, तो बेटा इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है?
तुम्हें आखिरकार दूसरे शहर क्यों जाना है? श्रवण कहता है, वो पिताजी इसलिए कि मुझे जिस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करनी है वो अपने शहर में नहीं है, इसलिए मैं दूसरे शहर जाना चाहता हूँ। रघु कहता है, तो अच्छा, आप इसलिए दूसरे शहर जाने की जिद कर रहे हो? तो श्रवण कहता है, क्या आप दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला करा देंगे पिताजी? तो रघु कहता, क्यों नहीं बेटा, मैं कल ही जाकर उस यूनिवर्सिटी में जाकर बात करूंगा। इतना कहते ही झट से श्रवण अपने पिता के गले लग जाता है और कहता है, आप मेरे सबसे अच्छे पिता हैं। रघु अपने बेटे की चेहरे पर जो खुशी देखकर अपनी बात भूल गया था। उसे लगा अब अगर उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया तो उसके बेटे और पत्नी के चेहरे पर जो खुशी छाई है वह एक पल में गायब हो जाएगी, इसलिए उसने उन्हें बताना सही नहीं समझा। अगले दिन जब रघु दूसरे शहर जाने के लिए निकल जाता है और अपने बेटे और पत्नी से विदा लेता है, तब रघु दूसरे शहर पहुंच जाता है और उस समय जाने में उसे ज्यादा भी नहीं लगता है। उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वह जल्दी पहुंच जाता है। जब रघु यूनिवर्सिटी के ऑफिस में पहुंचता है तो वहां के प्रिंसिपल से उसे ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसे सुनकर रघु हैरान रह जाता है। वो खुद से ही कहता है, मुझे अब एक फैसला लेना ही होगा, नहीं तो मेरे बेटे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि रघु एक ही बात उसके मन में बार बार आ रही थी। अगर फिर वो रघु खुद से ही बात करता है और कहता है, इस यूनिवर्सिटी में इतनी फीस है कि कहीं कोई इतनी फीस लेता है क्या? बेशक मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है, पर इस तरह इतनी ज्यादा फीस देकर नहीं बनाना है। अगर मैंने अपने बेटे का कहीं और एडमिशन करवा दिया तो वो नाराज हो जाएगा और कभी भी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर उतनी अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर पाएगा। रघु ये सोच सोचकर मन ही मन परेशान होने लग जाता है। वो सोचता है, मैंने इतने पैसे से अगर श्रवण का एडमिशन करवा दिया तो मैं अपना इलाज नहीं करवा पाऊंगा, और अब मैं करूं तो करूं क्या? रघु ये बात बार बार सोचकर टेंशन लिए जा रहा था, लेकिन वो कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा था। एक बार तो रघु सोच रहा था कि वो अपना इलाज करवा ले और श्रवण को कोई और यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दे, लेकिन अगले ही पल वो सोचता है कि नहीं नहीं, वो एक पिता है और अपनी जान बचाने के चक्कर में वो अपने बेटे के भविष्य को नहीं खराब कर सकता। इसलिए उसने आखिरकार एक फैसला ले ही लिया। रघु खुद से कहता है, मैं अपने बेटे के लिए इतना खुदगर्ज कैसे बन सकता हूँ? मेरी बीमारी अभी पहली स्टेज में है तो इसका इलाज बाद में भी करवा सकता हूँ। मैं अपने पैसों से पहले अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, बाद में देखूंगा जो होता है। इतना कहते ही रघु वहां से घर की तरफ निकल जाता है। जब रघु रेलवे स्टेशन पर जाता है तो उसके सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। रघु उस आदमी से कहता, क्या चाहिए बाबा आपको? वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही कुली था जो श्रवण को आगे जाकर मिलने वाला था, जिसका नाम जो उसके हाथ पर लगे बैच पर लिखा था रामू। उसने कुली की ड्रेस पहन रखी थी। रामू कहता है, अब मुझे क्या चाहिए बाबू? मैं एक कुली हूँ और कुली को बोझ उठाने के सिवा और काम ही क्या है? लाइए मैं आपका सामान उठाकर जो ट्रेन में छोड़ देता हूँ। रघु कहता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा? एक आप ही तो हैं जो दूसरों की जिम्मेदारियों को अपने सर पर उठाते हैं, लेकिन बाकी के लोग तो अपनी जिम्मेदारियों से भागते फिरते हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के सिर पर मंडते रहते हैं। और जहां तक बात है मेरे सामान की, तो मैं खुद ही उठा लूंगा बाबा, आपको इस उम्र में तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। रामू काका कहता है, बाबू आप बातें तो अच्छी करते ही हैं, साथ में आपका दिल भी नेक है। रघु हंसते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है बाबू, विचार सभी के पास होते हैं और विचारों में कितनी शुद्धता है यही किसी आदमी को नेक दिल वाला बनाती है। रामू परेशान होते हुए कहता है, अगर बाबू मैंने आपका सामान नहीं उठाया तो मेरी दिन की मजदूरी कैसे पूरी होगी? रघु इतना सुनकर अपने जेब से पर्स निकालता और उसमें से 500 का नोट निकालकर जो रामू काका को देते हुए कहता है, ये लीजिए बाबा, ये पैसे रख लीजिए और आज काम कीजिए। और रामू ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं बाबू, ये पैसे नहीं रख सकता, मैं अपने हक की कमाई लेता हूं मैं, इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा।
रघु बार बार रामू को पैसे देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रामू उसकी एक नहीं मान रहा था। आखिर में थक हार कर रघु कहता, ठीक है बाबा, एक काम कीजिए, ये छोटे वाला बैग उठा लीजिए। रामू कहता, ठीक है बाबू, उठाता हूँ। इतना कहते ही रामू रघु के पास पड़े बैग को उठाकर अपने कंधे पर डाल लेता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद रामू रघु को ट्रेन के अंदर खिड़की वाली सीट के पास उसका बैग लाकर रख देता है। रघु अपने पर्स से वही 500 का नोट निकालकर रामू को दे देता है। रामू हंसते हुए कहता, बाबू 500 नहीं बल्कि 50 रुपए हुए हैं, आप 50 रुपए दीजिए ना, ले 500 नहीं। रघु बड़ी चालाकी के साथ कहता, देखिए बाबा, मैंने आपकी बात मानकर आपको सामान उठाने के लिए दिया, तो अब आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, आपको ये 500 रुपए लेने पड़ेंगे। रामू ना में सिर हिलाते हुए कहता, ना बाबू, ये नहीं रख सकता हूं मैं। रघु बहुत ही नरम लहजे के साथ कहता है, बाबा आपको ये रुपए रखने ही पड़ेंगे, अपना बेटा समझकर रख लो ना बाबा। रघु की मासूम सूरत को देखकर रामू इतना तो समझ ही गया था रघु उसकी बात मानेगा नहीं, इसलिए वो भी रघु की बात मानते हुए कहता, ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो रख लेता हूँ। रघु कहता, ये हुई ना बात। इतनी कहते ही रामू इस ट्रेन से नीचे उतर जाता है और रघु को कहने लगता है, सफर में अपना ध्यान रखिएगा बाबू। रघु कहता, आप आशीर्वाद दीजिए बाबा, मेरा सफर अच्छी तरह से कटेगा। इतना कहते ही जो ट्रेन आगे चल पड़ती है और करीब 2 घंटे के सफर के बाद रघु अपने शहर पहुंच जाता है। जैसे ही रघु अपने घर पर पहुंचता है तो उसके माथे पर टेंशन की लकीरें वापस आ जाती हैं। वो बार बार वही बातें सोच रहा था जो उसने उस शहर में सुनी थी। रघु सोच रहा था कि तभी श्रवण और जो शांति दोनों उसके पास आते हैं और आते ही पूछते हैं, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। श्रवण कहता, क्या बात है पापा जी, मेरा एडमिशन करवाया है या नहीं। रघु कहता है, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं जब वहां गया था तो उन्होंने जो बात कही बस उसी बात को लेकर सोच रहा हूं। श्रवण कहता है, क्या बात कही पिताजी, उन यूनिवर्सिटी वालों ने आपसे। इतना सुनते ही रघु वो सारी बातें बता देता है जो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने कही थी। प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा बताई थी और किस तरह उसने कहा था कि फीस जमा होने के बाद ही एडमिशन होगा। रघु ने वो सारी बातें बता दी सिवाय एक बात के, वो जो उसको डॉक्टर ने इलाज करवाने के लिए कही थी। श्रवण कहता है, तो पिताजी आपने क्या फैसला लिया है, अब वो भी बता दीजिए। रघु श्रवण की ओर देखते हुए कहता है, बेटा यही फैसला लिया है मैंने कि तुम पढ़ाई करने उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। श्रवण जैसे यह बात रघु के मुंह से सुनता है तो खुशी से फूला नहीं समाता है। श्रवण खुश होते हुए रघु से कहता है, पापा आप मेरे सबसे अच्छे वाले पापा हो, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, यू आर द बेस्ट पापा। इतना कहते श्रवण रघु के गले लग जाता है। श्रवण कहता है, तो आपने मेरा एडमिशन करवा दिया पापा। तो रघु श्रवण के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ बेटा, मैंने तेरा एडमिशन तो करवा दिया, अब तू कल से ही जा सकता है डॉक्टर की बनने की तैयारी करने। श्रवण रघु की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, पिताजी मेरा एडमिशन करवा कर आ ही गए, अब मैं जल्दी से जाकर अपना सामान तैयार कर लेता हूँ। इतना कहते श्रवण वहां से चला जाता है। रघु श्रवण की खुशी देखकर बहुत खुश होता है, खुश होता भी क्यों नहीं, वो उसका पिताजी जो था, और एक पिता अपनी औलाद की खुशी में ही अपनी खुशी देखता है। रघु भी आज खुश था, उसने अपना दर्द अपनी पत्नी और बेटे के सामने भुला दिया था। रघु खुश हो ही रहा था तभी उसके चेहरे पर फिर से मायूसी छा जाती है। शांति रघु की मायूसी देखकर कहती है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं जी, क्या हुआ है। रघु झूठी मुस्कान के साथ ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं रे शांति, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, श्रवण हमसे दूर जा रहा है इसलिए उसको लेकर परेशान हो रहा था। शांति रघु को दिलासा दिलाते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ सालों की तो बात है, श्रवण डॉक्टर बनकर वापस आ जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए। रघु कहता है, अब तो निश्चिंत ही होना पड़ेगा शांति,
इतना कहते ही रघु उस पल से बाहर आ जाता है। इस वक्त वो अपने कमरे के बेड पर लेटा हुआ था। शांति उसके पास बैठी रो रही थी। शांति सारी बात सुनकर कहती है, तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? रघु कहता है, तब मैं तुम्हें ये बात बताकर और दुखी नहीं करना चाहता था शांति। जानता था अगर मैंने अपनी बीमारी के बारे में तुम दोनों को जरा भी बताया होता तो जो खुशी घर में छाई थी वो एकदम से खत्म हो जाती, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। शांति रोते हुए कहती है, अजी आपको इलाज करवा लेना चाहिए था। आपने इलाज ना करवा कर बहुत बड़ी गलती की है। रघु कहता है, इलाज करवाता कैसे? मैंने जो अपने इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए थे शांति, वो सब मैंने श्रवण की यूनिवर्सिटी की फीस में लगा दिए थे। रघु एक लंबी आह भरते हुए कहता है, श्रवण के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना इलाज करवाना सही नहीं समझा शांति, और अपने इलाज के लिए जो पैसे इकट्ठे किए उससे उसका दाखिला करवाया, और बचे कुचे पैसों को लेकर उसके रहने का किराया और खर्चे में लगा दिए थे। रघु अपनी बातें जारी रखते हुए कहता है, शांति उस वक्त डॉक्टर ने भी यही कहा था कि यह कैंसर की पहली स्टेज है, इसमें इलाज होना जरूरी है, नहीं तो बाद में जान को खतरा बढ़ सकता है। रघु अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहता है, और मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए शांति श्रवण के सपने को बढ़ाने में, जो उसको पूरा करने में जो अपना पैसा लगा दिया। शांति जब यह बात सुनती है तो वह ज्यादा रोने लगती है। रोती भी कैसे नहीं, उसने एक पिता को अपने बेटे के लिए इतना ज्यादा प्रेम जो देखा था, वो प्रेम जो अक्सर एक पिता अपनी हर औलाद से करता है लेकिन प्रकट नहीं होने देता। आज रघु ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उसने भी अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। अक्सर पिता होते ही ऐसे हैं, वो अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को झोंक देते हैं। वो अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए अपने सपनों की आहुति दे देते हैं और अपने बच्चों के सपनों में ही अपना सपना संजो लेते हैं। और आज शायद रघु ने भी अपनी जिंदगी देकर श्रवण की जिंदगी बनाई थी। ये सारी बातें सुनकर जो शांति की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रघु के दर्द के साथ रात खत्म हो जाती और जैसा कि श्रवण ने कहा था, अब वो अपने पिता की दवाई पर जरा भी पैसा खर्च नहीं करेगा। उसने अब अपने पिता की दवाई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने काम में लगा रहा। पहले श्रवण पिता को मिलने आ जाया करता था, लेकिन अब उसने उनसे मिलना भी छोड़ दिया था। इस तरफ रघु की हालत और खराब होने लग गई थी। होती भी कैसे नहीं, आखिरकार एक पिता अपनी औलाद के भरोसे ही अपना जीवन जीता है कि किसी दिन उसकी औलाद उसे बुरे जीवन से सुखद जीवन की तरफ ले जाए। लेकिन रघु का आज वो सहारा छूट गया था। उसका बेटा अब बेटा नहीं रहा था। रघु ने अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। कहने को तो शांति उसका पूरा ख्याल रख रही थी, लेकिन बिना दवाइयों के वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। एक दिन समय बीता और उस बात को 2 हफ्ते बीत गए थे। रघु अब पहले से ज्यादा बीमार दिखाई दे रहा था, मानो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। शांति भी अब उसे पहले की बची हुई दवाइयां दे रही थी। आखिरकार वो दवाइयां खत्म होने लग गई थी। एक रात को जब रघु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई तो वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, मानो उसकी जिंदगी ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। शांति घबराते हुए रघु के पास जाती और कहती, क्या हुआ जी आपको? रघु कुछ नहीं कहता और सांस लेने की कोशिश करने लग जाता। ऐसा लग रहा था उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। शांति उस टेबल पर पड़ी दवाइयां उठाती है तो देखती है कि दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। वो रघु को देखते हुए कहती है, आपकी दवाइयां तो खत्म हो चुकी हैं, जल्दी चलिए आपको अस्पताल ले चलती हूँ। रघु दर्द भरी आवाज में कहता है, नहीं शांति, रहने दो। अब मैं तुम लोगों पर और बोझ बनकर नहीं रह सकता। मुझे लगता है शांति, मेरा आखिरी समय आ गया है। शांति रोते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। रघु दर्द से कराहते हुए कहता है, शांति,
मुझसे एक वादा करो। शांति कहती है, कैसा वादा जी? किस वादे को कह रहे हो आप? रघु कहता है, यही कि मेरे जाने के बाद तुम सबका ख्याल रखोगी। शांति रोते हुए कहती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? आप चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल। रघु कहता है, शांति अब देर हो चुकी है, अब तुम जो मुझसे वादा करो, जो मैंने कहा है उसे मानना। शांति कहती है, रोते हुए कहती रहती है, जी आप ये क्या कह रही हैं? आप चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, कोई देर नहीं हुई है। रघु दर्द भरी आवाज में कहता है, शांति अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, अब मैं इस बीमारी से और नहीं लड़ सकता हूँ। रघु अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, शांति तुम मुझसे एक वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम सबका ख्याल रखोगी। शांति रोती रहती है, कुछ नहीं कहती, वो बस रघु को तो देखे जा रही थी। इतना कहते शांति अपना हाथ रघु के हाथ में रखते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ जी, मैं सबका ख्याल रखूंगी। जैसे ही शांति ये वादा करती है, रघु के कराहने की आवाज बंद हो जाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं, उसका शरीर अब ठंडा पड़ने लग जाता है। जो आंसू रघु की आंखों से बाहर निकलने वाले थे, आंखों में थम कर रह गए थे। शांति जब रघु को शांत देखती है तो वो उसे हिलाने लग जाती है, लेकिन रघु कोई जवाब नहीं देता। रघु ने अपना दम छोड़ दिया था। अब शांति को यह पता चला कि रघु उसे अकेला छोड़कर जा चुका है, तो शांति बिलक बिलक कर रोने लग जाती है और रोते हुए चीख चीख कर कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। और धीरे धीरे 5 साल बीत गए। 5 साल बाद शांति जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उससे ठीक से चला फिरा नहीं जाता था। उसकी आंखों पर बड़े बड़े लेंस वाले चश्मे लगे हुए थे, जिससे पता चलता था कि शांति की आंखें भी कमजोर हो गई थी। शांति ने इस वक्त रघु की तस्वीर हाथ में ले रखी थी। वो तस्वीर को देखकर अपने और रघु के बीच बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। शांति वो पल याद कर रही थी कि तभी नीलू, जो श्रवण की पत्नी थी, गुस्से में शांति के पास आती है और कहती है, ओ बुढ़िया बैठी क्यों है? तुझे जो काम बोला था वो किया कि नहीं? नीलू के बोलने के लहजे से लग रहा था कि वो अपनी सास की कदर करना भूल गई थी। वो शर्म जो पहले रघु जिंदा था तब रखती थी, आज वो शर्म बिल्कुल निकल गई थी। नीलू अपनी बात जारी रखते हुए गुस्से के साथ कहती है, लगता है शरीर के साथ साथ बुढ़िया तेरी याद भी कमजोर हो गई है। चल खड़ी हो, जाकर बर्तन साफ कर। शांति जी नरम लहजे के साथ कहती है, जाती हूँ बहू, अभी करती हूँ साफ। नीलू भुनभुनाते हुए कहती है, जाती नहीं हो, अभी जा। नीलू थी ही ऐसी, वो अब अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बात बात में उसे ताने मारती रहती थी और कभी कभी तो गाली गलौच भी करने लग जाती थी। साथ ही साथ वो श्रवण के अंदर उसकी माँ के खिलाफ नफरत भी भरते जा रही थी। श्रवण जब शाम को घर आता तो नीलू उसे उसकी माँ के 100 से ज्यादा गलतियां गिना देती थी। वो श्रवण को अपनी माँ की छोटी छोटी गलतियां गिनवा देती। आखिरकार श्रवण भी गुस्से में आकर अपनी माँ से झगड़ा कर लेता था। श्रवण जो प्यार अपनी माँ से 10 साल पहले करता था, उसकी जगह आज नफरत ने ले ली थी। आखिरकार नीलू जो अपनी ही सास से तंग आ गई थी, एक दिन वो श्रवण को अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ने के लिए कहती है, जिसे सुनकर श्रवण हैरान रह जाता है। श्रवण नीलू से कहता है, नीलू ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? नीलू श्रवण को पलटकर कहती है, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, आपकी माँ घर में समस्याएं बढ़ा रही है, इसलिए तो मैं बोलती हूँ आप अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़कर आइए। श्रवण कहता है, नीलू मैं अपनी माँ को इस उम्र में कैसे वृद्ध आश्रम छोड़ सकता हूँ? तुम जानती भी हो क्या कि आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? वो लोग कहेंगे कि इस उम्र में लोग कोई अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ता है क्या? नीलू श्रवण को समझाते हुए कहती है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, लोग पूछेंगे तो बता देंगे वो अपनी मर्जी से वृद्ध आश्रम गई हैं। हमने तो रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो ही नहीं मानी। श्रवण नीलू की बात सुनकर सहमत तो होता है, लेकिन उसका मन अभी भी इस बात के लिए नहीं मानता। श्रवण नीलू से कहता है, पर नीलू, तो श्रवण अपनी बात पूरी भी नहीं करता।
उससे पहले ही नीलू उसकी बात काट कर बोल पड़ती है, परवर कुछ नहीं श्रवण, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या आपकी माँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। श्रवण नीलम की बात सुनकर दुविधा में पड़ जाता है और बहुत सोच में पड़ जाता है। आखिरकार वो करे तो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद श्रवण कहता है, ठीक है नीलू, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं भी यही करूंगा। मैं कल ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाऊंगा। और अगले दिन श्रवण आज पूरी तरह अपना इरादा कर लेता है और वो अपनी माँ को आज वृद्धाश्रम छोड़ आता है। इसलिए वो अपनी माँ को बहाना बनाकर साथ ले जाने के लिए आता है। और वो जैसे ही अपने माँ के कमरे में जाने के लिए अपने 2-3 ही कदम बढ़ाता है, तभी नीलू उसके पास आ जाती है और उसके हाथ में एक पोटली थी। नीलू पोटली श्रवण को देते हुए कहती है, लीजिए आपकी माँ के कपड़े, इन्हें भी साथ ले जाइए। श्रवण कपड़ों की पोटली हाथ में लेते हुए कहता है, ठीक है नीलू। श्रवण वो पोटली लेकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख देता है और वापस से अपनी माँ के कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। श्रवण अपनी माँ के कमरे में पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ कुर्सी पर बैठी हुई खिड़की की तरफ देख रही थी। श्रवण अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो शांति कहती है, कहना बेटा, क्या कहना चाहता है। श्रवण झूठ बोलते हुए कहता, चलो माँ, मैं आज आपको घुमाने ले चलता हूँ। शांति जैसे यह बात श्रवण के मुंह से सुनती है तो उसके कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि जो बेटा आज तक उससे ठीक से बात भी नहीं करता था, आज उसे घुमाने के लिए ले जा रहा था। शांति श्रवण की बात सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि शांति को पहले रघु ही था जो घुमाने ले जाया करता था और आज उसे उसका बेटा घुमाने के लिए ले जा रहा था। शांति उन सभी बातों को नजरअंदाज कर देती है जो श्रवण ने उसके साथ इतने दिनों से की थी। शांति मुस्कुराकर कहती है, चल बेटा। इतना कहते ही शांति श्रवण के साथ जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही श्रवण भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है। श्रवण गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद श्रवण घर से वृद्धाश्रम की आधी दूरी तय कर लेता है। वो गाड़ी में बैठे ही एक बात सोच रहा था कि अगर उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा तो वहां के लोग उसे ताने मारेंगे, उस पर उंगलियां उठाएंगे और वहां पर उसकी माँ का खर्चा भी देना पड़ेगा। इसलिए वो मन ही मन ख्याल करता है कि वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। श्रवण कुछ सोचता है और फिर फैसला ले लेता है। श्रवण कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला ले ही लेता है। वो कुछ आगे जाकर देखता है कि सड़क के किनारे एक दुकान है। श्रवण उस दुकान से थोड़ा पीछे एक पेड़ के नीचे आकर गाड़ी रोक देता है। श्रवण गाड़ी से उतरकर डिग्गी खोलता है और उसमें कपड़ों की पोटली निकालकर उसी पेड़ के नीचे रख देता है। श्रवण अपनी माँ के पास जाते हुए कहता है, माँ आप एक काम करो, आप इस दुकान पर बैठो, मुझे कोई जरूरी काम है, इसलिए मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। शांति देवी श्रवण की बात सुनकर गाड़ी से नीचे उतर जाती है और उस दुकान पर जाकर बैठ जाती है। श्रवण कहता है, माँ मुझे हॉस्पिटल से फोन आया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर श्रवण वापस से गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। इस तरह शांति जी अकेली बैठी रहती हैं। शांति जी को बैठे बैठे 3 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया था, लेकिन श्रवण अभी तक वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ श्रवण घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, निकाल दिया उस मुसीबत को अपने गले से। नीलू खुश होते हुए कहती है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जी, अब जाकर इस घर में तकलीफ कुछ कम होंगी, नहीं तो आपकी माँ ने तो तकलीफों का पहाड़ बनाकर रखा हुआ था घर में। उधर शांति जी बैठी हुई अपने बेटे श्रवण का इंतजार कर रही थी। शांति जी खुद से कहती है, ये श्रवण अभी तक क्यों नहीं आया, उसने तो बोला था कि अभी थोड़ी देर में आज आ जाऊंगा। शांति जी खुद को दिलासा देते हुए कहती है, लगता है जरूरी काम में फंस गया होगा, कह के तो गया था कि जरूरी काम हो गया है इसलिए जा रहा हूँ, शायद वहीं फंसा होगा।
शांति जी श्रवण का इंतजार करती रहती है, लेकिन श्रवण का तो कुछ अता पता नहीं था। शांति जी इंतजार करती रहती है, दोपहर से रात हो जाती है करते करते इंतजार, लेकिन श्रवण अभी तक नहीं आया था। कभी कभी शांति जी सोचती हैं वो खुद ही वहीं से चली जाए, लेकिन याददाश्त कमजोर होने के कारण उसे घर का रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए वो वहीं पर बैठी रहती है। रात हो गई थी और दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था। वो शांति जी की तरफ देखते हुए कहता है, बुढ़िया तू अभी तक यहीं बैठी है, गई नहीं यहाँ से? शांति जी कहती है, बेटा मेरा बेटा श्रवण आने वाला है, लेने के लिए उसी का इंतजार कर रही हूँ। दुकानदार कहता है, क्या कहा बेटा आने वाला है? अच्छा तेरा बेटा कब तक आने के लिए कहकर गया था? शांति जी कहती है, थोड़ी देर कहकर गया था बेटा। दुकानदार कहता है, क्या कहा? थोड़ी देर का कहकर गया था, अभी तक नहीं आया? लगता है अब वो नहीं आएगा बुढ़िया, वो तुझे छोड़ने आया था। अक्सर लोग यही अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये सड़क सुनसान है और यहाँ पर कोई किसी पर शक नहीं करता। अब मान भी ले तेरा बेटा भी तुझसे तंग आ गया होगा, इसलिए तो थोड़ी देर कहकर गया है, अब तक नहीं आया। शांति जी कहती है, नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा जरूर आएगा, वो ऐसा नहीं है, बस आता ही होगा। दुकानदार कहता है, तेरा बेटा अब नहीं आने वाला और तू कहती है कि वो आ जाएगा। उसे अब तेरी जरूरत नहीं है बुढ़िया माई, इसलिए वो तुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी बात मान, यहाँ से चली जा, नहीं तो यहाँ के जंगली कुत्ते खा जाएंगे तुझे, समझ गई ना? शांति जी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं बेटा, मेरा बेटा आता होगा, उसने मुझसे कहा था कि वो वापस आऊंगा माँ। दुकानदार कहता है, मेरा तो काम तुझे समझाना था बुढ़िया माई, लेकिन तेरी यही इच्छा है तो इंतजार करती रह, मैं तो चलता हूँ, मेरे सोने का समय हो गया है। इतना कहते ही दुकानदार दुकान बंद करके वहां से चला जाता है। शांति जी कुछ देर इंतजार करती हैं और उस तरफ देखने लग जाती हैं जहां उसका बेटा श्रवण गाड़ी लेकर गया था। वो वहां देखती है तो उसे पता चलता है जिस पेड़ के नीचे श्रवण ने गाड़ी रोकी थी वहां पर एक पोटली पड़ी हुई थी। शांति जी सोचते हुए कहती हैं, अरे यह तो वही पोटली है जो श्रवण ने गाड़ी की डिग्गी से उतारी थी, मैंने खुद देखा था गाड़ी की साइड वाले शीशे से। शांति जब उस पोटली के पास जाकर देखती है तो उसे दिखाई देता उस पोटली में उसके कपड़े पड़े हुए थे, साथ ही उसके पति रघु की फोटो भी थी। शांति जब उस पोटली को देखती है तो उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि यह दुकानदार बिल्कुल सही कह रहा था, उसका बेटा उसे छोड़ने ही आया था। शांति जी पोटली से रघु की फोटो अपने हाथ में लेकर रोती हुई कहती हैं, ए जी देखिए ना, ये क्या हो गया? श्रवण मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया, आप कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़कर? देखिए ना कितनी रात हो गई है, यहाँ आसपास भी कोई नहीं है, मैं किससे मदद मांगू? मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं जी? इतना कहते ही शांति जी जोर जोर से रोने लग जाती हैं। वो रो ही रही थी तभी उसके आसपास 4-5 जंगली कुत्ते आने लगते हैं। शांति जी उन्हें देखकर घबराने लग जाती हैं और घबराते हुए कहती है, अरे ये कुत्ते तो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। इतना कहते ही शांति जी दूर से उन्हें भगाने लगती हैं और उन्हें छू छू करके दूर करती हैं, और वो कुत्ते अभी भी उसके पास कदम बढ़ाए जा रहे थे। उनमें से एक कुत्ता शांति जी पर हमला करता है, जिससे शांति जी के हाथ पर खरोंच के निशान आ जाते हैं, जिससे खून बहने लगता है और शांति जी जोर से चिल्लाती है, बेटा। इतना कहते ही शांति जी वहीं पर बेहोश हो जाती हैं और रात खत्म हो जाती है। अगली सुबह शांति जी को होश आता है तो वो उठकर देखती हैं उसके हाथ से खून निकलना बंद हो गया था, उसकी जगह खून का थक्का जम गया था। शांति जी के हाथ में अभी दर्द हुए जा रहा था। शांति जी कराहते हुए उठ जाती हैं और कहती हैं, श्रवण श्रवण। और जब वो अपने आसपास देखती हैं तो उसके आसपास कोई नहीं था, तो उसका बेटा श्रवण और ना ही उसका घर, और वह बहुत ही उदास हो जाती हैं। शांति जी यह देखकर कहती हैं, हे भगवान। वह भगवान को पुकारते हुए कहती हैं, हे भगवान, मैंने क्या गलती की थी? आज मुझे आपने दर दर की ठोकरें खाने के लिए इस हालत में छोड़ दिया। भगवान आपसे विनती करती हूं मैं, मुझे इस हालत में छोड़ने से अच्छा होता आप मुझे अपने पास बुला लेते। इतना कहकर शांति जी जोर जोर से रोने लग जाती हैं और रोते रोते वहां पर बैठी रहती हैं। दूसरी तरफ अपने घर श्रवण अपने कमरे में कोई फाइल ढूंढ रहा था।
वो फाइल ढूंढते हुए अपनी अलमारी खोलता है तो उसे वहां एक डायरी मिलती है और वह उस डायरी को देखता है तो हैरान रह जाता है। डायरी से पता चलता है कि वह डायरी सरवन के पिता रघु की थी। जब वो उस डायरी को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता जब अभयारण्य में नौकरी करते थे तब लिखा करते थे। डायरी पढ़ते हुए श्रवण देखता है कि क्या लिखा है। उसमें लिखा था 30 नवंबर 1996। आज का दिन कुछ अलग ही हाल बयान कर रहा है। प्रकृति में जैसे अलग ही उमंग छाई हो, ऐसे लम्हों में कौन नहीं जीना चाहेगा। मेरा दिन ही मेरा हाल बयां करता है कि आज मेरा मूड कैसा रहेगा, लेकिन ना जाने एक अलग सी खामोशी मेरे जहन में रहकर एक अलग बेचैनी पैदा करती है। मैं जब इस बेचैनी का पता लगाता हूँ तो मुझे पता चलता है मेरी इस बेचैनी का कारण कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी शांति है। यूं तो वो हमेशा हंसी खुशी के साथ रहती है। कभी कभी अगर मायूस हो जाती है तो उसे अपने साथ अपने इधर ले आता हूँ अभ्यारण्य में, जिससे उसका मन लगा रहे। आज मैं शांति की मायूसी कम करने के लिए अभ्यारण्य लेकर आया था, लेकिन उसकी मायूसी उसकी सौतन की तरह उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैंने शांति से पूछा, क्या बात है शांति, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा है यहाँ? शांति मायूसी के साथ कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है जी, लेकिन एक बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। रघु झट से पूछता है, क्या बात शांति, कौन सी बात तुम्हें जो इतनी टेंशन दे रही है, जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है? शांति रघु की तरफ देखते हुए कहती है, वो बात यह है जी, हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं लेकिन हमारे घर कोई संतान नहीं है। शांति बहुत ही नरम लहजे के साथ अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, पता नहीं जी भगवान ने हमें किस जन्म की सजा दे रहा है जो अभी हमारे कोई संतान नहीं हुई है। रघु शांति को दिलासा देते हुए कहता, तुम ऐसा मत कहो शांति, देखना भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। शांति रघु की आंखों में देखते हुए कहते, नहीं जी, इन सब में मेरा ही दोष है, मैं ही आपको कोई संतान नहीं दे पाई। रघु शांति को कहता है, नहीं शांति, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो विधि का विधान है, सब उसके अनुसार होता है। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि जो चल रहा है उसे चलने दे। शांति कहती है, ए जी, आपको अब भी भरोसा है कि हमारे कोई संतान होगी? तो रघु शांति को समझाते हुए कहता है, देखो शांति, तुम बस भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। इतना कहते शांति भी रघु की बात मान लेती है। जब वो घर पर होती है तो अपनी सहेलियों से पता करती है संतान प्राप्त करने के लिए कौन से व्रत करने चाहिए, कौन सी विधियां करनी चाहिए। रघु आगे अपनी डायरी में लिखते हुए कहता है, मेरी पत्नी को जब भी सुबह सुबह मैं देखता था तो वो कुछ ना कुछ धार्मिक क्रिया करती हुई मिलती थी। वो संतान प्राप्ति के लिए हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखती थी। घर में कभी कोई पूजा पाठ करवाती तो कभी कभी घर में लड़कियों को खाना खिलाती। उसने संतान प्राप्ति के लिए जितने व्रत और विधियां करनी थी वे सभी कर दी थी। मैं भी शांति को देखकर अचंभित रहता था, वो इतना सब कैसे कर सकती थी। मुझे हैरानी उस दिन हुई जब शांति को अचानक से उल्टियां आने लगी थी। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर गया। उस दिन डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे कुछ देर तक तो ऐसा लगा जैसे ये कोई सपना हो, लेकिन जब शांति के चेहरे पर खुशी देखी तो ऐसा लगा ये सपना नहीं हकीकत थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि संतान के लिए शांति ने अपनी जिंदगी में कई बलिदान दिए थे, जिस कारण उसको ये फल मिला। शांति ने तो बेटे को जन्म देकर अपने किए हुए बलिदान पूरे किए थे, लेकिन अब मेरी बारी थी। एक दिन जब श्रवण की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई थी, उस वक्त मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। जब मैंने जांच करवाई तो पता चला मुझे कैंसर है। मेरा मित्र संजय एक अच्छा डॉक्टर था, उसने कहा था कि ये कैंसर की पहली स्टेज थी, अगर इसमें इलाज हो गया तो कैंसर ठीक हो सकता है, नहीं तो जान जाने का खतरा बढ़ सकता है। उस वक्त श्रवण बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने की जिद करने लगा था, जिसके लिए काफी पैसा चाहिए था। इसलिए मैंने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए और करते करते इतना पैसा इकट्ठे हुए जिससे सिर्फ एक ही काम हो सकता था, या तो अपना इलाज करवा सकता था या फिर अपने बेटे को यूनिवर्सिटी की फीस भर सकता था।
और मैंने शांति की तरह ही अपने बेटे के लिए बलिदान देना सही समझा। इसलिए मैंने अपना इलाज करवाना सही नहीं समझा और अपने बेटे के कॉलेज की फीस भर दी और मेरा काम खत्म हो गया। मैं श्रवण को नौकरी लगकर देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा सपना साकार हो गया था। श्रवण मेरी जिंदगी का सहारा जो बनने वाला था। उस कुली ने सही कहा था जो मुझे उस वक्त शहर में मिला था कि आपका बेटा भी आपकी तरह सर्वगुण संपन्न होगा। इस तरह कहते ही श्रवण उस डायरी को पूरा पढ़ लेता है। श्रवण को अपने और कुली के बीच की वो बात याद आने लगती है जब उस कुली ने कहा था, आजकल के बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, जब देखो बस अपने माता पिता को छोड़ना चाहते हैं। श्रवण जब उस डायरी को पढ़ता है तो उसका दिल जो पहले पत्थर का बन चुका था अब वो बर्फ की तरह पिघलने लग गया था। वो अपने माता पिता के किए गए बलिदानों को देखकर मन ही मन रोने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं। वो पछतावा करने लग जाता है। वो सोचने लग जाता है जिस माता पिता को वो परेशानियों का दोषी समझता था वो तो दोषी थे ही नहीं बल्कि असली दोषी तो वो खुद था। इतना कहते श्रवण खुद से कहता, कैसा बेटा हूं मैं, अपने पिता का अंतिम समय में भी सहारा नहीं बन सका और ना ही अपने साथ रख सका। श्रवण हड़बड़ाते हुए कहता है, अभी देर नहीं हुई है, मुझे अभी अपनी माँ को वापस लाना होगा। इतना कहकर श्रवण हड़बड़ाहट के साथ अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और हड़बड़ाते हुए अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगता है। श्रवण को ऐसा करते देखकर उसकी पत्नी नीलू कहती है, ये क्या कर रहे हो जी आप, और इतने घबराए हुए क्यों हो? श्रवण कहता है, गलती हो गई नीलू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नीलू कहती है, गलती हो गई पर क्या? श्रवण कहता है, यही कि मेरे माता पिता का प्यार समझ में नहीं पाया मैंने इन्हीं हाथों से अपने पिता की दवाई बंद करके मार दिया और अब अपनी माँ को भी बाहर निकाल दिया, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारूंगा। नीलू मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा, गलती सुधारोगे, पर कैसे? श्रवण ने झट से जवाब दिया, अपनी माँ को वापस लाकर। नीलू गुस्से के साथ कहती है, क्या कहा? तो श्रवण कहता है कि अपनी माँ को वापस लाकर मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। नीलू गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा आपने? श्रवण हामी भरते हुए कहता है, हाँ नीलू, मैं अपनी माँ को और दुखी नहीं कर सकता, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। नीलू चिढ़ते हुए कहती है, देखिए, अगर आप उस बुढ़िया को वापस घर में लेकर आए तो मैं घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, और वैसे भी उस बुढ़िया ने घर पर तो रहकर तंग किया है, लेकिन अब घर से निकल कर भी परेशान कर रही है। इससे तो अच्छा है कि वो मर ही जाए। जैसे ही श्रवण नीलू के मुंह से यह बात सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वो नीलू को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। श्रवण गुस्से के साथ कहता, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी माँ के बारे में ये कहो? तुम क्या घर से निकलोगी? मैं तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहते श्रवण नीलू का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। नीलू रोते हुए कहते, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। श्रवण कहता, मैंने सोचा था कि तुम मेरी माँ की कदर करती हो और मेरे साथ जो मेरी जिंदगी में मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरी माँ के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था नीलू, और मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। इतना कहते ही श्रवण नीलू का हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगता है। नीलू रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और बार बार माफी की गुहार लगाती रहती है। नीलू रोते हुए कहती है, देखिए जी, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। श्रवण गुस्से से लाल होते हुए कहता है, नीलू, तुमने पत्नी होने का फर्ज अब खो दिया है। अब तुम वो औरत हो जिसे किसी की कदर करना नहीं आता। नीलू दोबारा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अम्मा जी को कुछ नहीं कहूंगी, उनका हर वक्त ख्याल रखूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब श्रवण के को जो नीलू की ये करुणा पुकार सुनता है तो वह रुक जाता है और नीलू को देखते रहता है। नीलू अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, मैं अब कभी आपकी माँ को आपसे दूर नहीं करूंगी, हमेशा उनकी सेवा करूंगी। श्रवण नीलू की बात सुनकर मान जाता है और नरम लहजे के साथ कहता, तो ठीक है नीलू, तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा तुम एक अच्छी बहू बनकर दिखाओगी। याद रखना, अब मेरी माँ नहीं बल्कि वो तुम्हारी भी माँ है, इसलिए हमेशा उसका सम्मान करना। मैं जा रहा हूँ अपनी माँ को लाने। इतना कहते श्रवण अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। वो बड़ी ही स्पीड से गाड़ी चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आज अपनी माँ को मिलकर ही रहेगा।
उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। वो बार बार उन्हीं पलों को याद कर रहा था जो उसके पिता की डायरी में लिखे हुए थे। श्रवण खुद से कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा पिताजी, मैं आप दोनों को समझ ही नहीं पाया। इतना कहते ही श्रवण गाड़ी चलाते हुए एक सिग्नल के पास आकर रुक जाता है जहाँ काफी ट्रैफिक जाम था। श्रवण कहता है, ये क्या, यहाँ तो ट्रैफिक बहुत है, मुझे बहुत जल्दी से यहाँ से निकलना है। इतना कहते ही श्रवण अपनी गाड़ी को एक तरफ लगाता है और पैदल ही उस तरफ भागते हुए कदम बढ़ाने लग जाता है। श्रवण को भागते हुए काफी समय हो गया था। उसको थकान महसूस होने लगी थी, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेता भी कैसे? आखिरकार इंसान तब भागता है जब उसका सब कुछ छीनने वाला होता है और वह उसे बचाने की कोशिश करता है। श्रवण भागते हुए चौराहे को पार कर रहा था कि तभी उसको एक एम्बुलेंस के साथ टक्कर हो जाती है, जिससे वो एक तरफ आकर गिर जाता है और वापस से खड़ा होता है जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। श्रवण वापस भागने लगता है और भागते भागते उस दुकान पर पहुंच जाता है जहां आखिरी वक्त उसने अपनी माँ को छोड़ा था। जब वो दुकान पर पहुंचता है तो देखता है वहां उसकी माँ नहीं थी। तभी वह दुकानदार के पास जाकर कहता है, सुनो भैया, तुमने यहाँ किसी बूढ़ी औरत को देखा है क्या? दुकानदार याद करते हुए कहता है, कहीं तुम उस बुढ़िया की तो बात नहीं कर रहे जिसे उसका बेटा यहाँ छोड़कर गया था? वह कह रही थी कि उसका बेटा आएगा, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। जैसे यह बात श्रवण सुनता है तो वह शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है और शर्म के साथ कहता है, हाँ भैया वही। दुकानदार कहता है, अरे भाई, 3 दिनों से इस पेड़ के पास ही वह पड़ी हुई थी। चल फिरना तो दूर की बात, उसने तो वहां से खड़ा होना भी सही नहीं समझा था और आज लगता है शायद वो मर गई होगी, इसलिए एक एम्बुलेंस आकर उसे यहाँ से लेकर चली गई। श्रवण जब यह बात सुनता है तो घबराने लग जाता है और घबराते हुए कहता है, क्या वह एम्बुलेंस अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है? दुकानदार हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ भैया, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है। श्रवण खुद से कहता है, अरे वो एम्बुलेंस तो मेरे हॉस्पिटल की थी, वो मेरे हॉस्पिटल में ही गई होगी, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा। इतना कहते ही श्रवण दुकानदार को बिना कुछ बोले ही वहां से निकल जाता है और वो एक रिक्शा पकड़ता है और अपने हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। इस तरह शांति जी की हालत बहुत गंभीर थी। ऐसा लग रहा था वो अब बचने वाली नहीं है। उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। दूसरी तरफ श्रवण भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही रिक्शा से हॉस्पिटल पहुंच गया, क्योंकि उसने रिक्शा वाले को रिक्शा काफी तेज चलाने को कहा था, जिस कारण वो एम्बुलेंस के पीछे पीछे ही हॉस्पिटल पहुंच गया था। श्रवण लड़खड़ाते हुए अंदर की तरफ भागने लगता है। उसकी एम्बुलेंस के साथ टक्कर हुई थी, जिस कारण उसके हाथ पैर और माथे पर चोट के निशान थे, जिनसे अब खून निकलने लगा था। लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को बचाने के लिए इन घावों को नजरअंदाज किए जा रहा था। जब नर्स श्रवण को इस हालत में देखती है तो वो हैरान रह जाती है और हैरानी के साथ कहती है, सर ये आपको चोट कैसे लगी? रुकिए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। श्रवण उसे मना कर देता है और इमरजेंसी रूम में जाकर जहां उसकी माँ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी वहां जाने लगता है। श्रवण जब इमरजेंसी रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ को ग्लूकोज की बोतल लगा रखी थी। श्रवण को जब इस हालत में बाकी के डॉक्टर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वो डॉक्टर श्रवण से पूछते हैं, सर ये कैसे हुआ? तो श्रवण मायूसी के साथ कहता है, सर ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। इतना कहते ही श्रवण अपनी माँ के पास जाता है तो हैरान रह जाता है। वो देखता है उसकी माँ का शरीर किसी बेजान पेड़ की तरह सूख गया था, जिसे देखकर उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू बहने लग जाते हैं। श्रवण जब अपनी माँ की हाथ की नब्ज चेक करता है तो हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है उसकी माँ की नब्ज धीरे धीरे चल रही थी। श्रवण हड़बड़ाहट में कहता है, जल्दी इनका ट्रीटमेंट शुरू करो, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। श्रवण को इतना हड़बड़ाता हुआ देखकर डॉक्टर पूछते हैं, सर आप इतना परेशान क्यों हैं इनको लेकर? ये आपकी क्या लगती हैं? श्रवण मायूस चेहरे के साथ कहता है, ये मेरी माँ है। डॉक्टर यह सुनकर हैरान रह जाता है और हैरानी के साथ कहता है, ये आपकी माँ है और ये इस हालत में कैसे? श्रवण रोते हुए कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती की वजह से मेरी माँ की आज ये हालत हुई है। डॉक्टर पूछता है, आपकी वजह से हुई है? आपने कौन सी गलती कर दी सर?
इतना कहते ही श्रवण उसको माँ के घर से निकालने से लेकर और किस तरह उसे उसकी माँ के बारे में पता चला तब तक सारी बात डॉक्टर को बता देता है। श्रवण रोते हुए कहता है, यह सब मेरा किया धरा था, जिस कारण इनकी ऐसी हालत हुई है। लोग तो अपनी माँ की इस उम्र में सेवा करते हैं और मैं हूं इनकी सेवा करना तो दूर, उन्हें घर से निकाल दिया। डॉक्टर श्रवण को इस तरह रोते हुए देखते हैं तो नरम लहजे के साथ कहते हैं, सर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आदमी को कुछ चीजों की अहमियत पास होने पर समझ नहीं आती, लेकिन जब वो दूर जाती है तब समझ आती है, और आज आपको भी आपकी माँ की अहमियत समझ आ गई है। इतना कहते ही डॉक्टर जो तुरंत शांति जी का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और कुछ ही घंटे बाद शांति जी की हालत में कुछ सुधार आ जाता है। तब उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। श्रवण दिन रात शांति जी के पास बैठा रहा। उसके मन में एक बार भी घर जाने का ख्याल नहीं आया। रात भी वो अपनी माँ के पास ही रहा। और घर जाने का ख्याल आता भी कैसे, जब आपकी सबसे प्यारी चीज जब आपसे बिछड़ने वाली होती है तो आप उसे अपनों से दूर जाने के लिए ही रोकते हैं। और आज श्रवण की माँ को खुद से दूर करने पर वह अपनी माँ को रोक रहा था। अगले दिन जब शांति जी को होश आता है तो श्रवण देखता है कि उसकी माँ की हालत में सुधार है, तो वह अपनी माँ के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपको बिल्कुल भूल गया था। अब मैं आपको खुद से कभी दूर नहीं करूंगा। माँ एक बार तो आंखें खोलो। इतना कहते ही श्रवण रोने लग जाता है। शांति जी श्रवण को रोते हुए देखकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। ऐसा लग रहा था कि शांति जी श्रवण को देखने के लिए ही जो उन्होंने आंखें खोली थी। खोलती भी क्यों नहीं, क्योंकि जब से श्रवण ने उन्हें छोड़ा था तब से उसने श्रवण को देखने के सिवाय किसी को देखा तक नहीं था। और एक माँ हमेशा अपने बेटे को देखने के लिए तो सब कुछ कर गुजर जाती है, लेकिन उसे अपना बेटा बहुत प्यारा होता है। जब वो श्रवण को अपने सामने देखती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। शांति जी दर्द भरी आवाज में धीरे से कहती है, आ गया बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था तू वापस जरूर आएगा, इसलिए मैं वहीं बैठी रही तेरे इंतजार में। श्रवण कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे आपको समझने में देर लगी। अब मैं कभी आपको खुद से दूर नहीं करूंगा माँ, मैं मरते दम तक आपका साथ निभाऊंगा, बस आप हमें छोड़कर चली मत जाना। शांति जी नरम लहजे में कहती हैं, जाती भी कैसे बेटा, मैंने तेरे पिता को वादा जो किया था अपने आखिरी दम तक ख्याल रखने का, तो कैसे जाती मैं तुझे छोड़ के। इस तरह श्रवण और शांति का वापस मिलन होता है और शांति जी के चेहरे पर वैसी ही खुशी छाई थी जैसे श्रवण जब कभी पैदा हुआ था तब शांति जी खुश हुई थी। कुछ दिनों के बाद शांति जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। शांति जी वापस से ठीक हो जाती हैं। शांति जी घर पहुंचती हैं तो नीलू को भी यह एहसास हो जाता है कि उसने श्रवण की माँ के साथ बहुत गलत किया था, इसलिए वो भी अपनी माँ की तरह उनकी सेवा में लग जाती हैं। शांति जी के जीवन से जो खुशियां उजड़ी थी अब वो वापस आ गई थी, लेकिन कमी रह गई थी तो रघु की। लेकिन हमारी नियति में यही लिखा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वही शांति जी ने रघु को तो खो दिया, लेकिन अपना परिवार उन्होंने वापस पा लिया। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी बहुत बुरे दिन आते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो हमारी जिंदगी में सारी उम्र रहेंगे। बुरा वक्त भी धीरे धीरे निकल ही जाता है। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो, लेकिन अपने माँ बाप को कभी भी दूर मत करना, ना ही उन्हें घर से निकालना। वृद्धाश्रम छोड़ने जैसा कदम कभी ना उठाएं। यह कहानी आपको यही शिक्षा देती है। हम कभी कभी अपनों को खो देते हैं, जिस कारण हमें सारी जिंदगी पछतावा होता है और ना चाह कर भी हम उसे बदल नहीं पाते। जब अपने खुद से दूर होते हैं तो तब हमें उनकी अहमियत समझ में आती है। इसलिए आप ये कभी ना भूलिए दोस्तों कि आपके माता पिता ने आपके लिए काफी बलिदान दिए हैं, इसलिए अब आपका भी फर्ज बनता है कि उनके आखिरी समय में आप उनका साथ निभाएं। माँ एक ऐसा किरदार है दोस्तों जिसे भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया है। आपको उसने संघर्षों के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा अपनी माँ के अंदर। कहने को तो एक इंसान की 4 माताएं होती हैं। पहली माता वो जो 9 महीने गर्भ में रखकर जन्म देती है।
जन्म जननी माँ होती है। दूसरी माता वो जो जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारा भार सहन करती है, यानी धरती माता। तीसरी माता वो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी माता हमें 6-7 महीने दूध पिलाती है, उसके बाद जो दूध पिलाकर बड़ा करती है वो है गौ माता। चौथी माता वो जहां जाकर मनुष्य का मोक्ष या कल्याण हो जाता है, तरण तारणी गंगा मैया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।